मैं क्योंकि दोस्त साहब का वेट कर रहा था, वो अभी तक आई नहीं। मैंने कहा कि शायद ये ना हो कि कहीं और रुके हों दोस्त साहब। नहीं मैं रोचो। आप इतनी देर वेले क्यों बैठे? चलो, सवाल सॉल्व करो। मिस्टर ए, उसकी एक प्रॉपर्टी है। ये मिस्टर ए ने मेरे से 1,50,000 पर मंथ के लिहाज से 1 जुलाई 2025 को रेंट पे दी है मिस्टर बी को। नहीं कर लेंगे वो भी, आप करो इसको। मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी 1,50,000 पर मंथ के लिहाज से मिस्टर बी को रेंट पे दी है 1 जुलाई 2025 को। ये जो 1,50,000 पर मंथ है, इसमें 10,000 पर मंथ के लिहाज से, 10,000 पर मंथ के लिहाज से इसमें मेरे अच्छे सिक्योरिटी, यूटिलिटीज, अमेनिटीज उसका भी शामिल है। इसकी टैक्स ईयर 2025 के लिए, टैक्स ईयर 2025 के लिए, सॉरी 26, माजरत, टैक्स ईयर 2026 के लिए आपने इसकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। जहां तक पहुंचना है अब आपको पता चल गया हो। लगाओ, देख लेते हैं कौन कितना तेज है। जियो तेज है और नशैया लिखा है यार। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक बिल्डिंग रेंट पे दी है 1,50,000 पर मंथ के लिहाज से। उसके बाद, और ये 1 जुलाई 2025 को दे दी। टैक्स 2026 शुरू हुआ है, चलो मैं कुछ बातें मुझे बतानी पड़ रही। इस 1,50,000 ये इंक्लूसिव है। 1,50,000 इंक्लूसिव है 10,000 के भी, यानी कि इसमें ये भी शामिल है। और ये 10,000 पर मंथ ये उसने सिक्योरिटी का, यूटिलिटीज का, अमेनिटीज का चार्ज कर रहा है मिस्टर ए मिस्टर बी को। है, तो आपने इसकी टैक्सेबल इनकम बतानी, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। टैक्स 2026 करो, बाकी इट्स ओके। अब लग जाएगा पता। जो आसान कह रहा है उसको सॉल्व करे। मिनट लगाओ। बेटा आप कर रहे हो? हाँ, उस क्या डिस्कस करो इसको। काश मेरे पास 10 रुपये हो तो मैं नाम रखता जो सबसे पहले करता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। हाँ कोई बात नहीं। जल्दी कर जल्दी। जी जी बेटा जी। जो कर ले बता दीजिएगा। टैक्स लाइबिलिटी निकाली मेरे बच्चों। ठीक हो गया। तो मेरे अच्छे सुन लो, जो आप दो बच्चे आए हो दोबारा से। हमने ये डिस्कस किया है कि मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग रेंट पे दी है मिस्टर बी को 1,50,000 पर मंथ के लिहाज से। और ये जो 1,50,000 पर मंथ 1 जुलाई को उसने रेंट पे दे दी,
2025 को, और इसमें 10,000 इंक्लूसिव है सिक्योरिटी, यूटिलिटीज और अमेनिटीज वगैरह का, ये भी इसमें शामिल है। आप लोगों ने उसकी टैक्स ईयर 2026 के लिए टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है मिस्टर एक। हाँ बिल्कुल। ये सॉल्व किया या ये है? ये सब तो सैलरी तो है ही ना इसमें, है? सैलरी कौन सी? प्रॉपर्टी। और 180 तो है ही नहीं। अच्छा वो टोटल कैलकुलेट किया आप? कैलकुलेशन करके दिखाना, फिर बच्चे दोबारा कर, हिम्मत कर। आपने बेटा कर ली? वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। बैठ जाओ। गलत। वैसे 90% सही, 10% गलत है। बैठ 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 तो सही। सीनियर तो सीनियर होता है ना, हैं? ये तो सीनियर होने का फायदा उठाया, हम तारा तो, लेकिन लफज गलत लिखे। वो मैंने गलती नहीं लिखा, मैं पैसे लेना ये रेंट एक्सपेंस क्या नहीं। जो भी है, लेकिन बाकी पेपर है, बाकी सही। तो मैं उधर भी देख रहा हूँ। नहीं, ये इतनी तो इतना तो जितने की कैलकुलेशन की है ये सिर्फ 20% है। और किसी ने किया? 20% तो 30% कर लो। आधा तो नहीं मैं बोलूंगा, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने थे वो फिगर फिलहाल तो गलत है, चलो आधा कह लो बेटा। कोई इतना टाइम नहीं है ना। ये देखिएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 140, 10 ठीक हो गया। इनकम फ्रॉम मदर सोर्स 10 मल्टीप्लाई 12, 120 हो गया। टैक्सेबल इनकम उसने निकाली 280, टैक्स लाइबिलिटी फिर निकाली नॉन सैलरी वाली। हैदर गलत हो गई। सब कुछ सही जा रहा था लेकिन बीच में गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, तो ज्यादा नहीं। चलो कोई बात नहीं, गलती वो कैलकुलेशनों की गलती हम थोड़ी, हम तो फिलहाल प्रोसेस देख रहे हैं। लो बेटा, यहाँ पे हुआ क्या मिस्टर ए, यहीं पे छोटा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पे कहीं पे रख मिस्टर ए को डिलीट कीजिए। मिस्टर ए, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स ईयर 2026, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये भी हमने अगरचे पूरा सवाल करेंगे तो खुद ब खुद ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लिखना कैसे है। अज्यूम कल हमने वर्किंग वन के तौर पे लिख दिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नजर तो आ रही है ना, अदर सोर्स हमने वर्किंग टू के तौर पे लिख दिया। अज्यूम कर लो अभी वैसे इनकम को नहीं बेटा, जरा वर्किंग वन देखिएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की 1,50,000 था, उसे माइनस कर दो 10, ऐसे ना बस 1,50,000 माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, कितनी अमाउंट आई? कितनी अमाउंट आई है? 140 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 16,00,000। 80,000। जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ वो अभी भी नहीं है, बाकी सही है। थोड़ा देख लो कितना आया, 16,80,000 80,000। आ गया।
ये आया हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ऐसे ही है। इसको मैं कह सकता हूँ फिलहाल, इसमें कुछ और तो नहीं शामिल करना। ये हमारा क्या रेंट, वैसे ही समझा रहा हूँ, वैसे ही वही वही लिख दे, इट्स ओके। रेंट चार्जेबल टैक्स आ गया हमारा, ये हमारा रेंट चार्जेबल टैक्स है। अब इसमें से लेस करेंगे मेरे बच्चे कुछ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस, ये बाय डिफॉल्ट लेस होना है। अगर आपको याद हो, कल एक पॉइंट तो करवा के गए थे ना, हमने डिस्कस किया था, अगर बिल्डिंग है आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, और ये सबसे बड़ा धोखा आप यहीं पे खाएंगे, और शायद मैंने कल आपको बताया भी था। जो भी है, आप यहाँ पे क्यों नहीं किया इसको, किया? नहीं, मैं वो भी देखा था मैंने, इनकम प्रॉपर्टी एक, ये 16 और 3 36 यही लेस किया तूने? कुछ लिख के तो सही ना, कोई 10 से सही है की लेस कर रहे हैं। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस कितना बनेगा? 1/5। किसका 1/5? इस अमाउंट का। वो लिखना है पूरा, इसमें मेंशन करना, मैं तो फिलहाल वैसे बता रहा हूँ। ये कितनी अमाउंट बनी? 3,16,000। बैलेंसिंग फिगर बताओ। ये हमारी आ गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वैसे तो अभी हमने इनकम फ्रॉम मदर सोर्स नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा उतना तो हमने, ये तो कल हमने पॉइंट पढ़ लिया था ना वैसे, कि इस तरह करके ये जो यूटिलिटीज एमेनिटीज का जो भी हम चार्ज करते हैं, ये इनकम फ्रॉम मदर सोर्स में जाता है। तो वर्किंग टू के अंदर हम उसको बता सकते हैं कि ये जो 10,000 है मल्टीप्लाई बाय 12, ये हमारा क्या है? 1,20,000। तो 1,20,000, ये बच्चे हम दोनों को इकट्ठा करें तो कौन सी अमाउंट आएगी? टोटल है अभी निश्चय हो, क्या है ये, कितना आएगा? अब लेस क्या करेंगे इसमें से? डिडक्टेबल अलाउंस, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जीरो लिख दो, कोई मसला नहीं। क्या आएगा? टैक्सेबल इनकम। वैसे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, उसमें कोई सैलरी है ही नहीं, लेकिन फिर भी। तो टैक्स कितना निकाला फिर आपने? देखो नॉन सैलरी वाले कहाँ पे गए हो आप लोग? थर्ड स्लैब, कोई मिनिमम थी? 90,000 प्लस। नशैया, तू तू कहना मैं सही कहता है सारा, वो कह रहा थर्ड है, तो फिर ठीक है, ठीक है। 90 प्लस कितने से ऊपर? वो कितने से ऊपर आया? 12 से 2,64,000। तो जो भी है इस तरह करके कैलकुलेट कर। किसी ने पता नहीं क्या कि अपनी मर्जी से नाम लिखे हुए हैं। ना जल इस टाइम पास हुई पड़ी। लो बेटा, चैप्टर 6 शुरू किया था हमने, अगर आपको याद। 5 हेड्स हैं, एक हेड हमने पढ़ना शुरू किया, इंशाल्लाह कल खत्म भी हो जाएगा विद पास पेपर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़नी शुरू की हमने, कहा कि सर 3 तरह की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाती है। एक जो रेंट मिलता है हमें, दूसरा मेरे बच्चे फोरफिटेड डिपॉजिट। और ये कौन से फोरफिटेड डिपॉजिट है? हाँ, उस बिल्डिंग या प्लॉट को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया हो और वो बाद में खत्म कर दिया हुआ, उसने उसने उसको मुकर गया हो बायर, तो जो अमाउंट हमने ली होगी उससे, वो हमारे यहाँ पे फोरफिटेड डिपॉजिट में चले जाएंगे। उसका फोरफिटेड डिपॉजिट के अलावा कोई और भी था? नॉन एडजस्टेबल एडवांस, एडजस्टेबल भी होगा, उसका कोई लेना देना नहीं होगा। सिर्फ ये 3 तरह की नाम हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएंगे, ऐसे ही था। फिर हमने डिस्कस करने शुरू किए थे मेरे बच्चे यहाँ पे, कि बात का कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिन प्रॉपर्टीज के मालिक साझे होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा मालिक है उस प्रॉपर्टी के। अगर तो उस प्रॉपर्टी का जो भी रेंट वगैरह आ रहा है और मालिकों की परसेंटेज का आपको पता है कि कौन कितना कितने परसेंट का मालिक है, तो उस लिहाज से उनमें आप पोर्शन कर देंगे उसको, बिल्कुल। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर मालिकों का ही ना पता हो, तो फिर जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वो बिल्डिंग से जो कमा रहे हो, उस बिल्डिंग को समझ लो वो क्या है, एओपी। वो जो रेंट ले रही है वो बिल्डिंग ले रही है, और एओपी को समझो, उसको एओपी समझो। एओपी अपना टैक्स खुद पे करती है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देख लेंगे उसको।
याद रखोगे इसको? ये मेरे बच्चे, एक तो हमने कल ये डिस्कस कर लिया था कि जो इस तरह की प्रॉपर्टी जो जिसमें जो शेयर्स हैं वो सर्टेनेबल ना हो, और जो शेयर सर्टेनेबल हो फिर तो उस लिहाज से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और अगर ना हो तो फिर हमने फिर एक और बड़ी कीमती, कल हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि अगर मिस्टर ए के पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीनरी भी हो, और ये मिस्टर ए ये बिल्डिंग रेंट पे दे मिस्टर बी को विद प्लांट एंड मशीनरी, तो हमने डिस्कस किया था कि ये जो रेंट होगा मान लो कि 180 है, ये जो रेंट है इसको क्या ट्रीट करेंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर हमने डिस्कस किया था कि वो पेपर में आपको धोखा देगा। धोखा क्या देगा? वो जो ये जो प्लांट एंड मशीनरी है इसके अंदर, इसका रेंट अलहदा बता देगा बिल्डिंग और बिल्डिंग अलहदा बता देगा। तो हमने उस धोखे में नहीं आना, उसके बावजूद ये कहाँ पे जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक हो गया। उसके बाद एक हमने डिस्कस किया, ये तो हमने वैसे भी एग्जांपल अभी डिस्कस कर ली, प्रोविजन ऑफ अमेनिटीज या यूटिलिटीज। अच्छा देखो, अभी हमने इसमें खर्चा नहीं किया था उसका, 10,000 उसको पर मंथ मिल रहा था इस एग्जांपल के अंदर, हो सकता है उसका 4,000 पर मंथ खर्चा भी हो। वो क्या करेंगे? वो जाके हम डिस्कस करेंगे, जहाँ की इनकम है उस हेड में जाके डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन हमारे पास कल कल तक अगर आपको याद हो, यहाँ पे दो इनकम हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मिल गई थी। एक सैलरी वाली भी मिली है, लेकिन हमने उसको कल डिस्कस नहीं किया। जो सेल्फ हायरिंग वाला मामला था उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। जब एओपी टैक्स पे कर देता है, जो शेयर मेंबर को मिलता है वो उनके हाथ में एग्जाम्प्ट होगा। बेटा ये डिस्कस करेंगे, एग्जाम्प्ट होगा लेकिन वो तरीके से होगा, हम रेट पर्पजेस के लिए उसको ऐड किया करेंगे। वो जरा थोड़ा सा वेट कर लो, जब हम पढ़ेंगे फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये तो पूरा टॉपिक है ना मेरे बच्चों। ले बेटा, उसके बाद ये दो चीजें देखो इसमें इतना सा मटेरियल है, जितना का आप घर में सालन दूसरी दफा डलवाते हो ना, यकीन कर लो इस चैप्टर में उतना मटेरियल है टोटल। पहली दफा नहीं, दूसरी दफा की मैं बात कर रहा हूँ ग्रेवी के तौर पे। तो खुद सोचेंगे इसकी औकात ही क्या है। तो जितनी चीजें हैं इतनी याद कर लो, आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी वो जो इतना सा सालन भी है ना, वो भी, हाँ अभी आपकी कॉली में अभी हमने रखा ही नहीं। आज पता चलेगा मेरे बच्चों, एक जॉइंट ऑनर का पता चल गया, हिस्सा असर्टेनेबल हो ना हो दोनों का हमें पता चल गया। उसके बाद डिडक्शन अलाउड कल हमने पढ़नी शुरू की थी, और सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर सामने हो बिल्डिंग, आज काश मैं आपको कहता प्लॉट रेंट पे देना, और नशेई जो करते हैं ना उसमें से वन है, मैं उनका फिर बताता। और मेरे बच्चे ये गलतियां नहीं करनी, वहां पे बड़ा वाजे करके लिख रखा है कि बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग रेंट पे देते हो तो 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टैक्स। और रेंट, ये जो लफ्ज है ना रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ये तीन रेंट मिला के, जो तीन तरह की इनकम मिला के रेंट चार्जेबल टैक्स कहलाता है। कौन कौन सा? रेंट भी, नॉन रजिस्टर्ड एडवांस भी, फोरफिटेड डिपॉजिट। जब ये तीनों अमाउंट्स इकट्ठी कर लो, इसको कहते हैं रेंट चार्जेबल टैक्स, जो है जो चार्जेबल टैक्स है। फिर हमने डिस्कस किया था कि इस अमाउंट का कोई भी डिडक्शन लेस करने से पहले अभी कोई खर्चा इससे लेस ना करना। ये जो ग्रॉस फिगर पड़ी हुई है, आप बाय डिफॉल्ट सबसे पहले खर्चा हो या ना हो, आप 1/5 उसका लेस कर दो। और ये भी डिस्कस किया था, पेपर में आपको धोखा देगा, वो कहेगा इसने रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर खर्च किया है 3 लाख रुपया, तो क्या करें इस 3 लाख रुपए का? हाँ बिल्कुल ऐसे इग्नोर करना है जैसे अक्सर हमारे घर वाले हमें इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर दीजिएगा मेरे बच्चे, जैसे है ही नहीं। ऐसे ना मेरे बच्चों, तो धोखा देने के लिए इस तरह की चीजें रखेगा ना वो पेपर के अंदर, तो हमने उसके धोखे में नहीं आना। और फिर मेरे बच्चे कल यहां से हमें आगे चीजें डिस्कस करनी है, तो कर लें डिस्कस, इजाजत है? ठीक हो गया मेरे बच्चों, ना भी होता तो मैं पढ़ाना ही था मेरे बच्चों। कहता कहता एनी प्रीमियम पेड आर पेबल बाय द पर्सन इन द टैक्स ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग प्लॉट है कहीं पे? अगर किसी ने बिल्डिंग ढा के प्लॉट बनाया होता, और सच्ची कह रहे हैं अल्लाह माफ करे, अब मकबरा ही बनेगा उस बाद। अब जाहिर बात है बिल्डिंग पहले तो गिरा दिया आपने, प्लॉट बना दिया, अब उसके बाद मकबरा बनाएंगे ना वहां पे, हैं? और अगस्त के लिए अल्लाह माफ करे रेडी होंगे। अब ये आया पड़ा है, मार्च में स्पून से पेपर देंगे, अब फेंको टैक्स। लो बेटा, कहता कि अगर कोई बंदा प्रीमियम पे करे या पेबल हो, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब अगर कोई खर्चा हो गया हो या होने वाला हो, दोनों सूरतों में आप उसको लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हो चुका, क्योंकि हम अक्रूवल बेस पे ये सारा कुछ लेके चल रहे हैं, इस साल का खर्चा हो, पे चाहे किया है नहीं, हमने नहीं देखना। अगर वो बनती अमाउंट हम उससे क्या कर लिया करेंगे, लेस कर लिया करेंगे। याद रखोगे? तो बेटा जब सवाल करेंगे इंशाल्लाह वो सारी चीजें, मोस्टली जब सवाल करेंगे ना ये सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सवाल पहले करा के फिर आपको ये पढ़ाऊं, वो दिक्कत होती है मेरे बच्चे। पहले रूल पढ़ लो, फिर जब रूल में जब हम अप्लाई करना शुरू करेंगे फिर देखेंगे कहीं कोई कमी बेशी मजीद समझने के लिए यहाँ पे क्या अल्फाज वो यूज करेगा। तो एनी प्रीमियम, प्रीमियम होता है बच्चे जब हम किसी चीज की इंश्योरेंस करवाते हैं ना, मान लो कि मुझे डर है ये मेरा मोबाइल बड़ा कीमती है,
तो इसको कोई चोरी ना कर ले, मैं इसकी इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। और मैं इंश्योरेंस जब कराऊंगा, होगा क्या कि इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं कि जब राणा साहब ये मोबाइल आपका खुदा न खासा गुम हो गया, हम आपको कंपनसेट करेंगे। लेकिन मैं भी तो इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पे करूंगा ना इस मामले में, जो मुझे गारंटी दे रखी है उन्होंने। वो जो मैं पे करूंगा पर मंथ, पर ईयर जो भी होगा, उसको क्या बोलते हैं, ये प्रीमियम है। तो कहता है कि एनी प्रीमियम पेड आर पेबल बाय द पर्सन इन द ईयर टू इंश्योर द प्रॉपर्टी, यानी कि बिल्डिंग, अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन, यानी कि ये ना हो कि ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दे, सैलाब जलजला इस तरह के मामला। तो डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए अगर आप उसका कोई उस बिल्डिंग को इंश्योरेंस करवा लेते हो, उसका जो खर्चा पे कर रहे हो वो भी लेस कर सकते हैं प्रीमियम वाली अमाउंट। याद रखोगे। देखो, टैक्स वाले कहते हैं ये बिल्डिंग है तो हमें कुछ मिलेगा, अगर बिल्डिंग ही ना हो तो हमें क्या मिलना है। तो टैक्स वाले चाहते हैं कि ये बिल्डिंग कायम रहे और ये बंदा कमाता रहे और हमें टैक्स देता रहे। और अगर इस बिल्डिंग को कायम रखने में वो कोई खर्चा कर रहा है, तो भाई उसका तो फायदा है ही, हमारा भी तो है ना, जान है तो जहान है। तो कहते हैं कि इस पे लगाओ खर्चे और यहां से लेस करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं उसका। क्या रखोगे। अच्छा, जोन सी अमाउंट डायरेक्ट लेस होनी है वो ध्यान में रखते जाना, कौन कौन सी अमाउंट ये बोल रहा है। उसके अलावा एक खू खाता भी होगा यहाँ पे, बाकी सारे हम उस खू खाते में डाल दिया करेंगे। लो बेटा, एक तो हमें पता चल गया कि रिपेयर, ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस, अलाउंस लफ्ज बोलते हैं, ये अमाउंट तो आपको सीधा लेस करने की इजाजत है, वो खर्चा नहीं होता मेरे बच्चों। उसने ये नहीं कहा कि ये खर्चा होगा फिर लेस कर लो, उसने कहा कि ये अलाउंस है, ये अमाउंट तो कर लो लेस आप, ये अमाउंट बता रहा हूं मैं आपको 1/5। और दूसरा हमने क्या डिस्कस कर लिया अभी अभी, अगर इंश्योरेंस कंपनी को आप उस घर को हो, बिल्डिंग हो, उसको डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए कोई इंश्योरेंस करवाते हो, उसकी जो खर्चा पे करोगे ये सीधा जितना भी पे करो, कोई अमाउंट लिखिए यहाँ पे 1/5 या फलाना फलाना ना, जितनी अमाउंट पे कर रहे हो उसको लेस करने की इजाजत है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, कहता है एनी लोकल रेट टैक्स चार्ज और सेस, इन सबको मिला के हम लफ्ज टैक्स ही बोलते हैं। ये लातिनी वर्ड्स होते हैं लॉ में जो यूज किए जाते हैं, यानी कि वहां पे सेस का मतलब भी टैक्स ही है, चार्ज का मतलब भी टैक्स ही, जैसे हमने अपने टैक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसमें जो अमाउंट इम्पोज की जाती है आपके ऊपर वो भी है, उसमें कोई फीस भी शामिल थी, उसमें कोई चार्जेस भी शामिल थे, तो पेनल्टी भी शामिल थी, इस तरह वहां पे भी लफ्ज बोले जाते हैं। तो एनी लोकल, अच्छा लोकल, ये जो आप पढ़ रहे हो ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये वफाक का कानून है। यहाँ पे जो आप टैक्स पे करते हो वो जाता है वफाक, ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो टैक्स की, इसकी जो आप इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालते हो, वो हमारी लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा ये पैसा, ये किसके पास जाएगा, ये वफाक, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये वफाक का कानून है, उसके तहत हम ये सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मेरे बच्चे, इस ये जो टैक्स हम पे करेंगे ना, ये जो वफाक के तहत पे करते हैं, कि आपको टैक्स मजीद आगे लेस करने की इजाजत नहीं होती। खुद सोचें, ये तो ऐसे ही होगा कि इनकम टैक्स लायबिलिटी हमने इस साल की कैलकुलेट की, वो हमने गवर्नमेंट को पे कर दी, और उसके बाद हमने उसको खर्चे के तौर पे लेस भी कर ली, तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होना है इस चीज का। सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो वफाक को हम टैक्स पे करते हैं ये वाला, जो इसके तहत, वो हमें लेस करने की इजाजत नहीं होती। तो सर ये कौन से फिर टैक्स लेस करवा रहा है यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से। ये बच्चे, हम कुछ लोकल टैक्सेस पे करते हैं अपनी लोकल गवर्नमेंट को, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, ये एलडी हो गया, या ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, इसको जो टैक्स पे करेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर, ये टैक्स आपको लेस करने की इजाजत है। होता है ना कि जिन डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं, सफाई सुथराई का टैक्स लगा रखा है 5,000 पर घर वाले पे करो, पे कर रहे हो आप, लेस कर लो। उन्होंने मान लो कि वो वैसे भी टैक्स रखे हुए हैं, कोई 10 मरले का घर है तो उसके ऊपर जो लोकल टैक्स पे करते हैं हम, वो पे करते हैं 20,000 रुपया अज्यूम कर लो पर ईयर, आप लेस कर लो। ये लोकल गवर्नमेंट को जो टैक्स पे कर रहे हैं ये वो वाले टैक्सेस हैं। वो जो फेडरल गवर्नमेंट को आपने ओवरऑल कैलकुलेट करके पे करना है, वो आपको कहीं लेस करने की इजाजत नहीं होती। याद रखोगे, तो उसने बड़ा वाजे करके लफ्ज लिखेगा बीच में कि टैक्स आपने पे उस प्रॉपर्टी से ले रही है, बिल्डिंग है यहाँ पे, हम एलडी वालों को भी पे करते हैं इसका। अगर ज्यूम कर लो कि मैं मालिक हूं, इसको एलडी वालों को कुछ मैं टैक्स पे करता हूँ इसके ऊपर, तो भैया वो मुझे जो इससे मैं रेंट कमा रहा हूँ उससे लेस करने की इजाजत है। याद रखो, सोसाइटी को पे कर रहे हैं। सोसाइटी को पे करते हैं, डिफरेंट तरह के चार्जेस हैं, वो लेस करने की इजाजत है। याद रखोगे इस बात को। कह रहा है कि एनी लोकल रेट टैक्स चार्ज और सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आर द रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी पेड आर पेबल बाय द पर्सन टू एनी लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट को या कोई भी, चाहे सोसाइटी है, एलडी है, पीएचए है, फलाना है, टमकाना है, इस तरह के जो इन लोगों को हम टैक्स पे करते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर, इन द ईयर नॉट बीइंग एनी टैक्स पेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। कहते हैं ये ऑर्डिनेंस वाला टैक्स नहीं हम लेस करने की इजाजत दे रहे, फिर हम ले ही क्यों रहे हैं इसको अगर आपको दोबारा लेस करने की इजाजत देंगे। ये कहते हैं इस ऑर्डिनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कुछ और टैक्स आपके पे करते हो लोकली या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, वो आप लेस कर सकते हैं उसको। याद रखोगे। अभी तक हमने 3 खर्चे डिस्कस किए जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से लेस कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस लॉस, और वो नाम लिखना है वहां पे,
और साथ लाजमी तौर पे उसकी कैलकुलेशन हम दिखाया करेंगे जब सवाल करेंगे कि कितना रेंट चार्जेबल टैक्स था, उसका हमने 1/5 उसको दिखाया करेंगे। ये हमने करके ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस निकला हमारा। उसका दूसरा क्या लेस करने की इजाजत है। हाँ, और ये दोनों चीजें रिपेयर एंड मेंटेनेंस और इंश्योरेंस ये बिल्डिंग के ऊपर है, ऐसे ही ना। नीचे कोई बिल्डिंग शिल्डिंग का नाम तो नहीं लिखा हुआ, उसने कहा कोई मसला नहीं, चाहे ब्रॉड हो चाहे बिल्डिंग हो, अगर आप उसके ऊपर कोई लोकल टैक्स पे कर रहे हो आप उसका रेंट से लेस कर सकते हैं, याद रखोगे, कोई दिक्कत। उसके बाद कह रहा कि एनी ग्राउंड रेंट पेड आर पेबल बाय द पर्सन इन ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये जरा थोड़ा सा समझिएगा मेरे बच्चों। अक्सर कुछ जमीन के टुकड़े बड़े कीमती जगह पे होते हैं, वो जगह बड़ी कीमती होती है, कोई कॉर्नर है, कोई मेन रोड के ऊपर है, चाहे वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो, चाहे किसी सेठ की हो, चाहे किसी की भी हो। अजीम कर लो कि एक जमीन का टुकड़ा है ये वाला, और ये जमीन का टुकड़ा बड़ी जबरदस्त किस्म जगह पे है, जहाँ पे अगर कोई यहाँ पे दुकान बनाई जाए ये दुकान बड़ी चलेगी। या कम से कम इस दुकान को यहाँ पे बना के अगर रेंट पे भी दें तो अच्छी खासी रेंट पे दे देंगे। लेकिन ये जमीन मेरी नहीं है, अज्यूम कर लो, चलो मेरी नहीं, मैं एक बात करता हूँ, मिस्टर ए की बात है। मिस्टर ए की इस जमीन के ऊपर निगाह है, काश ये जमीन मुझे मिल जाए। अब वो जाता है उसके मालिक मिस्टर बी के पास, मिस्टर बी को जाके कहता है ये फिलहाल ये ऑनर है मेरे ऊपर जमीन। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया, मिस्टर बी को जाके कहा कि मिस्टर बी ये जगह तो मुझे भेज दे। कहता ये बेचने के लिए है ही नहीं। कहता फिर भी सोच, जो मांगेगा मैं पे कर दूं। कहता नहीं यार मैं बेचनी नहीं। कहता कि ऐसा कर रेंट पे दे दे, रेंट पे दे दे मुझे। कहता ठीक है रेंट पे ले ले, वो तो अवेलेबल है, तू क्या करेगा। कहता वो देख लो। अच्छा हुआ क्या कि इसने उसको रेंट पे दे दी जमीन, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ये जमीन रेंट पे दे दी। लीज जैसे होता है, हम लीज पे लेते हैं 10 साल 20 साल 30 साल जो भी। मिस्टर ए ने ये जमीन रेंट पे ले ली और ये रेंट पे कर रहा है इस जमीन का 20,000 रुपया पर मंथ जमीन कर, ये उसका रेंट पे कर। उसके बाद मिस्टर बी ने इसके ऊपर दुकान बनानी शुरू कर दी, ये जमीन रेंट पे लेके उस पर दुकान बनानी शुरू कर दी। मिस्टर बी का वहां पे गुजर हुआ, उसने देख के देखो भैया कि ऐसे कब्जा हो गया, इसको तो मैंने वो टुकड़ा जमीन का रेंट पे दिया था, इसने ऊपर दुकान बनाना शुरू कर दी। ऐसे थोड़ी होता है अगर। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा मिस्टर ये क्या कर रहा है भाई, तूने ये दुकान किससे पूछ के बना रहा है और क्यों बना रहा है। तो जमीन रेंट पे दी है तो जमीन रेंट पे रख, उस मुझे तो ये था पार्किंग शार्किंग करनी है तूने इस मकसद के लिए है, और तू जहाँ पे दुकान बना रहा है। उसने कहा कि चले मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपसे चले माजरत, मैं इजाजत तो ले लेनी चाहिए थी, मैं अब आपसे इजाजत लेता हूँ कि क्या मैं इस जमीन के ऊपर दुकान बना लूँ। तो आपसे मैंने 10 साल के लिए रेंट पे ली है जमीन, 10 साल बाद चाहे दुकान समेत आप वापस ले लीजिएगा, चाहे मैं इस दुकान को गिरा दूंगा। मैंने तो आपसे जमीन रेंट पे ली है ना, तो मैं इस पे दुकान बना के उसका जो भी कर रहा हूँ, खुद दुकान चलानी हो या किसी को चलानी हो मैं कर लूंगा। आपको मैं रेंट पे कर रहा हूँ, आप लेते रहे। तो 10 साल बाद वो दुकान समेत या जमीन कर लो कि मैं दुकान करा दूंगा, आपको साफ सुथरी जमीन करके आपको दे दूंगा। उसने कहा कि फिर कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे इसने क्या किया, ये दुकान यहाँ पे बनाई, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे कोई भी घर शायद जो भी है इसने बनाया, और मिस्टर ए ने ये प्रॉपर्टी जो भी थी दुकान आगे किसी मिस्टर सी को 1 लाख रुपया पर मंथ के लिहाज से रेंट पे दे दी। अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखो, इस दुकान का मालिक कौन है, मिस्टर ए या मिस्टर बी। मिस्टर ए, जिसने बनाई उसकी, वो गिराए रखे उसकी मर्जी है ना, दुकान की बात, जमीन की थोड़ी बात कर रहा हूं। दो चीजें अब होगी ना, एक जमीन है जिसको ग्राउंड कहते हैं, एक उसके ऊपर बनी हुई दुकान है। दुकान का मालिक कौन है, मिस्टर ए। बिल्डिंग का मालिक कौन है, मिस्टर ए। नशेयो, दुकान और बिल्डिंग में फर्क बताओ। पूरे नशे में। दुकान का मालिक कौन, जमीन का मालिक कौन, तो मिस्टर बी है। ध्यान रखोगे ना मेरे बच्चे। अच्छा हुआ क्या, अब मिस्टर हम याद है टैक्स की डेफिनेशन पढ़ के आए थे, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की सॉरी डेफिनेशन पढ़ के आए थे। इसमें जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो शामिल होगी इनकम, वो कौन सी होगी, अगर एक मालिक अपनी बिल्डिंग उसको रेंट पे दे। ऑनर, मालिक की ऑनर ही कहते हैं ना। अगर एक मालिक अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे, वो जो रेंट कमा रहा है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, ऐसे ही। इस बिल्डिंग का मालिक कौन है, मिस्टर ए। जमीन का मालिक कौन है, जिसको हम यहाँ पे ग्राउंड कह सकते हैं, जिस ग्राउंड के ऊपर ये बनी हुई है दुकान, उसका मालिक कौन है, वो मिस्टर बी है। अब वो डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरा मिस्टर ए के बिल्डिंग को मिस्टर ए ने, जो उसका मालिक है उस बिल्डिंग को उसने आगे रेंट पे दिया हुआ 1 लाख रुपया पर मंथ के लिहाज से। इसका ये जो 1 लाख रुपया पर मंथ चार्ज कर रहा है मिस्टर ए मिस्टर सी से, ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाए। याद रखोगे इस बात को। अब ये क्या करेगा, अज्यूम कर लो 1 लाख रुपया पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12,
साल का कितना आएगा? 12 लाख रुपए। ये आ गया इसका रेंट। ऐसे ही मेरे बच्चों, रेंट में से अब इसके और तो कोई इनकम है नहीं, मिस्टर ए की बात करें अभी फिलहाल। मिस्टर ए की कोई और इनकम तो नहीं फिलहाल, सैलरी शुलरी। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लो कि आप इसमें से लेस करेंगे, यही रेंट चार्ज टैक्स है, इसमें से लेस करते हैं, अज्यूम कर लो सबसे, हाँ 1/5 बाय डिफॉल्ट। 12 लाख का 1/5, 2 लाख 40, ये आपने कैलकुलेट कर दिया मैंने उसको, 2 लाख 40 हजार जो भी है, ये इसने क्या कर दिया, लेस कर दिया। एक तो ये लेस हो गया। दूसरा मेरे बच्चे देखो, ये जो दुकान इसने बनाई है वो बनाई है एक जमीन रेंट पे लेके, उसका रेंट भी तो पे कर रहा है ना। वो कहता है ये जो ग्राउंड रेंट पे कर रहा है, इस ये 20 हजार पर मंथ, ये भी इसको ये भी इसको लेस करने की खर्चा है ना। ना ये वो दुकान रेंट, वो जमीन रेंट पे लेता, ना उस पर दुकान बनाता, ना ही उसको आगे रेंट पे देता, ना कमाता, ना टैक्स वालों को कुछ जाता। टैक्स वाले कहते हैं तूने ग्राउंड जो रेंट पे लिया, उसका जो रेंट पे कर रहा है ना, वो भी यहां से क्या कर ले, वो भी लेस कर ले। तो ग्राउंड रेंट उसे कितना है, 20 हजार पर मंथ, तो कितना आया यार, क्या करो, मैंने नहीं कभी सोचना, ये आपकी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपकी जिम्मेदारी है। 240, तो जो भी आएगी अब ये फिगर मेरे से, ये हमारा उसका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्या रखोगे, कोई दिक्कत? ये तो आ गया। अब रौला इसको भी तो देखो, इसका क्या करना है। आपको मुबारक हो, ये तीसरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ये जो ग्राउंड हम इस तरह किसी को रेंट पे देना, और अगला बंदा उस पे बिल्डिंग बना के उसको आगे रेंट पे दे के बैठा, तो जिस बंदे ने ग्राउंड रेंट पे दिया है उसकी जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाया करेगी, और जिस बंदे ने बिल्डिंग बना के रेंट पे दी हुई है, वो बिल्डिंग का मालिक है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाया करेगा। याद रखोगे इस बात को। हाँ, अगर ज्यूम कर लो वो खाली ग्राउंड ही उसने रेंट पे दिया होता, पार्किंग शार्किंग किसी मकसद के जो था वो यूज करता, तो ग्राउंड का ही रेंट था, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही जाएगा। अगर मिस्टर बी ने सिर्फ ग्राउंड दिया होता, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग शिल्डिंग नहीं बनाई हुई थी, मिस्टर ए उसको यूज कर रहा है उस जमीन को, ये कोई ठेके वो एग्रीकल्चर जमीन नहीं, वैसे ही प्लॉट, तो ये अगर उसने रेंट पे दिया हुआ है, जैसे होता है ना कि अक्सर किसी कंपनी के साथ कोई जमीन खाली होती है वो पार्किंग के लिए ले लेते हैं उसे, तो ये अगर मिस्टर ए यूज कर रहा है, उसमें कोई बिल्डिंग शिल्डिंग तो नहीं बनी हुई, वो ग्राउंड ही है ना। तो हमने डिस्कस किया था, अगर कोई जमीन का मालिक लैंड या बिल्डिंग उसको रेंट पे देके कमाए तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाता है। तो अगर इस पे कुछ नहीं बनाया, खाली ग्राउंड ही रेंट पे दिया था, आगे जिस टेनेंट ने उस पे कुछ बना के कुछ आगे रेंट पे नहीं दिया, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो इनकम फ्रॉम, हाँ सॉरी, वो फिर इनकम कुछ नहीं बनाया, प्रॉपर्टी में जाएगा। याद रखोगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है, उसने ग्राउंड रेंट पे लेके उस पे बिल्डिंग बना के आगे रेंट पे दे दी, अब ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला गया, लेकिन वो जो दूसरा वो ग्राउंड रेंट चार्ज कर रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भेजेंगे, क्योंकि हमारी डेफिनेशन पे फिलहाल वो पूरा नहीं उतरा। बिल्डिंग किसी और की है, ग्राउंड किसी और का है, तो हमने कहा था ग्राउंड और उसका जो मालिक है उससे जो रेंट चार्ज कर रहा हूं, अब उसी जमीन से प्रॉपर्टी भी आ रही है, और उससे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी रखेंगे, सारा फिर प्रॉपर्टी में नहीं लेकर जाएंगे उसको। याद रखोगे इसको, इसी तरह याद रखना, मैंने कहा चंद असूल है यहाँ पे, याद रख लोगे तो जिंदगी आसान। ये भी उस असूलों में से एक असूल है। ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो। अभी तक आपने 4 तरह के खर्चे लेस किए हैं। बाय डिफॉल्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस 1/5 बिल्डिंग के मामले में, इंश्योरेंस वाला खर्चा बिल्डिंग के मामले में, तीसरे नंबर पे लोकल जो हम टैक्सेस पे करते हैं अदर देन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत, ये लोकल नहीं है, ये फेडरल है, वो आप टैक्स लेस कर सकते हो बिल्डिंग के ऊपर, जो भी आप बिल्डिंग या प्लॉट जो भी। और चौथे नंबर पे आपने कहा कि अगर कोई बंदा ग्राउंड रेंट पे दे, तो मेरे अच्छे, और दूसरा बंदा उस ग्राउंड के ऊपर डेफिनेटली कोई बिल्डिंग बना के आगे रेंट पे दे दे, वो जो बिल्डिंग बना के आगे रेंट पे दे रहा है उसने जो ग्राउंड रेंट पे कर रहा है वो उसका खर्चा होगा, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से लेस कर सकता है। और वो जो उस 20 हजार चार्ज कर रहा है, इसका तो खर्चा है, उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यार रखो, ये तो 20 हजार पे कर रहा है ना उसको, ग्राउंड का, इसका खर्चा उसकी इनकम, ऐसे ही होता है ना बस। लो बेटा, पांचवा देखिए, एनी प्रॉफिट पेड आर पेबल बाय द पर्सन इन द ईयर on any money borrowed, including by way of mortgage, to acquire, construct, renovate, extend, or reconstruct the property. देखिएगा मनोज, मिस्टर ए ने, ये उसके सामने अज्यूम कर लो एक जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ, चलो घर ही है उसके सामने, चलो घर ही रख लेते हैं। मिस्टर ए को ये घर नजर आ रहा है,
कहता कि काश ये घर मैं खरीद लूँ, इसको रेंट पे दूँ और सुकून से बैठ के खाऊं, लेकिन मिस्टर इसके पास पैसा ही नहीं। तो मिस्टर ए गया किसी बैंक के पास और बैंक को जाके कहा कि सर मुझे उधार दे दो, लोन दे दो। बैंक ने कहा कि ठीक हो गया, आपको लोन दे देते हैं। इसने क्या किया, 12% पर ईयर के लिहाज से, अज्यूम कर लो 12% पर ईयर के लिहाज से, इसने 1 मिलियन का लोन लिया। नहीं, 1 मिलियन कम हो जाएगा, करोड़ का तो हो ना घर कम से कम। 10 मिलियन का घर लिया और उस घर को लेके इसने 1 लाख रुपया पर मंथ के लिहाज से मिस्टर बी को रेंट पे दे दी। 1 लाख रुपया पर मंथ वो उसने मिस्टर बी को रेंट पे दे दी। अब मेरे ये मिस्टर ए मिस्टर बी से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहा है, रेंट कमा रहा है ना। Yes. और ये जो भी इसका रेंट निकलेगा मेरे 12 लाख रुपया पर मंथ, इसमें से हम लेस करेंगे एक तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस, जो भी 1/5 बनेगा इसका, कोई और ना नहीं है तो फिर। और उसके बाद मेरे इसमें से मजीद लेस करने की इजाजत होगी इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है। इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट नहीं होना, अगर लिखेगा तो फिर करनी है, फिलहाल तो मैं सादा रख रहा हूं ना उसे। इस लोन के ऊपर वो 12% इंटरेस्ट पे कर रहा है पर ईयर। तो मुझे बताएं 10 मिलियन के ऊपर 12% कितना बनेगा इंटरेस्ट, कितना? तो 12 लाख कोई बनेगा, कोई बात नहीं, हम तो सीख रहे हैं ना। तो ये वहां पे कोई इंटरेस्ट पे किया उसने, कोई घर इतने का होता नहीं ना जो 1 करोड़ का लो और 1 लाख रेंट पे चला जाए। मैंने तो फिगर लिया वैसे ही। तो 12 लाख रुपया उसने किसका पे किया, इंटरेस्ट का पे। कहता ये भी लेस करने की इजाजत, कहना क्या चाहता हूँ, कहता कि अगर कोई बंदा कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जिसको रेंट पे देना, या ऑलरेडी उसके पास प्रॉपर्टी हो, उस घर को रेनोवेट करने के लिए उसमें एक पोर्शन है, 2 पोर्शन बनाने के लिए, उसमें कोई किसी तरह की रद्दोबदल करने के लिए अगर किसी से उधार ले, तो वो उधार के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, इस बिल्डिंग जो उसने खरीदी है, रेनोवेट की है या कुछ भी किया है, उसमें से वो क्या कर सकता है, उसको लेस कर सकता है। देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप कहेंगे सर रेनोवेशन तो वहां पे चली जाएगी, लेस हो जाएगा। नहीं नहीं, लोन भी तो लिया ना उसने इसके लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं। करना चाहता है वो लेस तो होता है हर साल, लेकिन पैसे नहीं वो करने के लिए रेनोवेशन, उसने ले लिया बैंक से लोन। तो जो बैंक से लोन लिया उस घर के लिए जो रेंट पे दिया है, पक्की बात है वो क्या करना है, इंटरेस्ट आपने उसके ऊपर लेस करना है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं। याद रखोगे इस बात, ये ना हो कि कल कहे कि उसने 1 लाख रुपया इंटरेस्ट पे किया है और 12 लाख रुपया प्रिंसिपल भी वापस किया है, प्रिंसिपल से हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो जो इंटरेस्ट पे किया है, क्योंकि प्रिंसिपल जो लिया होगा वो तो उसके वैसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा बन गया होगा ना, उसने तो घर की वैल्यू बढ़ा दी होगी, वो वहां पे एडजस्ट हो गया होगा, हमें उससे क्या लेना देना। हम जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसके ऊपर खर्चा वो लेस करेंगे। दोबारा तरह देखिएगा, सादी सी बात, अगर मैं बैंक से लोन लूं और कोई घर खरीद के उसको रेंट पे दे दूं, और जो मैं बैंक पे लोन लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो उस घर के रेंट से मैं लेस कर सकता हूं। मैंने घर ऑलरेडी है, उसमें एक और पोर्शन बनाना है, मैंने बैंक से लोन लिया, पोर्शन बना के घर रेंट पे दे दिया, जो मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहा हूँ, जो इंटरेस्ट पे करूंगा उस लोन के ऊपर वो लेस कर सकता हूं। घर में रेनोवेट कर रहा हूँ, एक जो भी है बेहतर कर रहा हूँ इसको, दीवारें शिवारें कली शली करवा रहा हूँ सब कुछ, रेनोवेशन वैसे तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लेस हो जाता है, लेकिन अगर लोन लेकर मैं खर्चा कर रहा हूँ जो भी हो तो उसी घर पे रहना, तो मैं उस पर जो इंटरेस्ट पे करूंगा उसको खर्चे के तौर पे लेस कर सकता हूँ। याद रखोगे ना इस बात, यानी कि ये लोन सिर्फ उसी घर के लिए लिया जा रहा है, उस घर के लिए, चाहे खरीदने के लिए, उसको रेनोवेट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए उसमें, तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अगर उसको रेंट पे देते हो आगे, वो कहेंगे देखें ये भी तो आपने ये ना ये सारा कुछ करते हैं, ये सारा ले ना ही ये घर इस काबिल होता रेंट पे देते, तो आपने इसको काबिल बना लिया, इट्स ओके, आप उस पर जो सूद पे कर रहे हो यहाँ से लेस कर लो। तो नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, कहता कि एनी प्रॉफिट पेड आर पेबल बाय द पर्सन इन द ईयर ऑन एनी मनी बोरोड इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ मॉर्गेज टू अक्वायर कंसर्न, चाहे वो कोई मॉर्गेज भी क्रिएट किया होता है ना, बास्कत कोई बड़े में लोन लेते हुए आपने सिक्योरिटी भी दी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता। बास्कत होता है जब लोन लेते हो तो सिक्योरिटी भी तो देते हो ना बीच में, चाहे उसी जमीन कागज उसके ही कागज रखवा दिए उनके पास, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बाय वे ऑफ मॉर्गेज टू अक्वायर, अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया हो जिसको रेंट पे देना है, उस पर घर बनाने जमीन ली, प्लॉट लिया, उस पर घर बनाने के लिए लोन लिया हो, या उसको रेनोवेट करने के लिए, या उसको एक्सटेंड करने के लिए भी चलो 2 मरले और ले लो, और रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भाई पुराना घर हो गया इसको गिराओ नया घर बनाओ, लेकिन एट द एंड उसको आपने क्या करना है, रेंट पे देना है। तो ये जो खर्चे पे कर रहे होंगे, ये जो लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, ये वहां से लेस कर सकते, याद रखोगे ना इसको, पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी तक आपने 5 खर्चे लेस किए हैं,
सबसे पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग के ऊपर, दूसरे नंबर पे इंश्योरेंस बिल्डिंग के ऊपर, लोकल टैक्सेस, ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट में दो इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है और इनकम फ्रॉम, और जो ग्राउंड रेंट पे कर रहे हैं वो इसको खर्चे के तौर पे लेस कर सकते हैं, ऐसे ही। उसके बाद ये एफ पॉइंट देखिएगा, क्योंकि थोड़े से औखे तो हैं लिखे हुए यहाँ पे। ये कौन से ऐसे ही पूछ लेता है, ये बताएं मुझे, डिडक्शन बताएं, पूछेगा 5-7 पूछ लेगा, वो भी कभी नहीं पूछेगा, अप्लाई करवाएगा आप सही से। ये जो हम हेड पढ़ रहे हैं ना, ये मोस्टली बच्चे न्यूमेरिकल में है, ये नहीं कि वो पूछ ही नहीं सकता, पूछता है सवाल, वैसे भी पूछता है, लेकिन ज्यादातर हमने क्या करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है इनकी बेस पे, प्लस माइनस करना है। तो बेटा नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन अक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, रेनोवेटेड, एक्सटेंडेड, रिकंस्ट्रक्टेड बाय द पर्सन विद द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और पहले कहानी समझो, ऐसे पढ़ेंगे फायदा नहीं होगा। मिस्टर ए, इसके घर, इसके इसके सामने एक घर है और इसकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है, काश ये मैं घर खरीदूं। ये घर है 2 करोड़ का, इसके पास पड़ा हुआ है सिर्फ 1 करोड़, और ये हर वक्त मसल्ला डाल के दुआएं मांगता अल्लाह ताला से, काश मेरे पास 1 करोड़ और होता, 2 करोड़ का ये घर खरीदता, इसको रेंट पे देता और कमाता। अब मेरे बच्चे, इसके पास तो सिर्फ 1 करोड़ ही है। ऐसे में अज्यूम कर लो कि इसका दोस्त एक बैंक है जिसका नाम है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक, ऐसे HBFC बोलते हैं, ये कंपनी है, फाइनेंस कहती है ये भी। यानी कि अगर आप घर बार खरीदना चाहते हो, उसको रेनोवेट करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी, उसका काम ही घरों के लिए लोन देना है। तो वैसे अल्लाह माफ करे, सूद का मामला यहाँ पे ये तो नहीं, लेकिन बहरहाल हम इस्लामिक तरीके से काम कर लेते हैं। जब ये मसला बिछा के बैठा हुआ था तो दुआएं मांग रहा था, तो वहीं पे अज्यूम कर लो कि अल्लाह ताला ने ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी वालों के दिल में ये बात डाल दी कि फलाने मोहल्ले में जाओ, वहाँ पे लोग बड़े तड़प रहे हैं घर गुरु खरीदने के लिए, जाके उनसे पता करें कि अगर कोई घर खरीदना चाहता हो तो हमसे लोन ले ले। तो उन्होंने जाके मस्जिद में ऐलान करवा दिया। ये मिस्टर ए भागा भागा गया उनसे, वैसे ही समझा रहा हूँ। मिस्टर ए HBFC के पास गया, उसने कहा कि ये घर है जो मैं खरीदना चाहता हूँ, 2 करोड़ का है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ है, तो आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो? उन्होंने कहा दिक्कत ही कोई नहीं, हम क्या करते हैं, आपको 1 करोड़ रुपया उधार के तौर पे दे देते हैं, लोन के तौर पे, आप उसे घर खरीदें। तो मिस्टर ए ने क्या किया, आप देखो, उसके पास 1 करोड़ खुद का, 1 करोड़ उसका बैंक की तरफ से मिल गया, इसे HBFC की तरफ से, इसने 2 करोड़ का ये घर खरीद लिया। और 2 करोड़ का ये घर खरीद के उसने क्या किया, अज्यूम कर लो मिस्टर बी को रेंट पे दे दिया, लेकिन वापस आए पहले इन दोनों की तरफ। उसने कहा कि आपको मैं पैसे कैसे वापस करूंगा, क्या होगा यहाँ पे? 1 करोड़, देखो ये उधार नहीं, थोड़ा सा देखना, चले इस तरह कर लेते हैं, ये उधार ना कहो इसको। यहाँ पे HBFC कहता है देखो मैं इस्लामिक तरीके से काम करता हूँ, मैं आपको लोन नहीं दूंगा, मैं सूद नहीं वो करूंगा, हम मिलकर घर खरीदेंगे। मिलकर घर खरीद लेते हैं, अज्यूम कर लो इस घर के हम क्या करते हैं, इसके हिस्से कर लेते हैं। आप ये कहते हो ना, ये अज्यूम कर लो कि ये 2 करोड़ का घर है, वो कहता है कि हम इसको क्या करें, ये वैसे ही समझा रहा हूँ आपको, ये चीजें याद नहीं करनी है आपने, समझा रहा हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। HBFC ने कहा कि ऐसा करते हैं, इस घर के ना हम 200 टुकड़े कर लेते हैं, हम इस घर के 200, ऐसे जैसे हम कंपनी के शेयर बनाते हैं, कहते वैसे समझा रहा हूँ, इसके घर के 200 टुकड़े कर लेते हैं। ये पूरा घर 2 करोड़ का है ना, हम इसके 200 टुकड़े कर लिए। तो कहता आप क्या करना है, कहता कि इसमें से 100 टुकड़े तुम खरीद लो, 100 टुकड़े हम खरीद लेते हैं। कहता उसके बाद क्या होगा, कहता तू हर साल, हर महीने जो भी हो, हमें कुछ तो क्या करते जाना, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट वापस करते जाना हर महीने, और कुछ आप क्या करते जाना, हर टुकड़े का रेंट पे करते जाना, जब तक आप इसको यूज कर रहे हो। इस तरह कर लो, चलो इसको थोड़ा सा बेहतर कर। अच्छा, इसमें से 100 टुकड़े तो होंगे ऑलरेडी मिस्टर ए के, 100 टुकड़े किसके हैं, HBFC के। HBFC कहता है कि वो 100 टुकड़े ऐसा ऐसा करके हम आपको बेचते जाएंगे। वो जो 100 टुकड़े हम आपको बेचेंगे, एक तो वो जो खरीदोगे टुकड़ा आप, उस टुकड़े की कीमत होगी, ज्यूम कर लो 20,000 रुपया, आप वो टुकड़ा एक खरीदोगे, हर महीने जो भी उसकी अमाउंट पे करोगे। और दूसरा, जब तक बाकी टुकड़े आप खरीद नहीं लेते हमसे, उसका हमें रेंट पे कर दिया करना, 60,000 रुपया पर मंथ, ये बाकी रिमेनिंग टुकड़ों का रेंट है। अजीब सा, ये पूरा एक लंबी चौड़ी ये होती है। अगर आप मिजान बैंक में जाएं, वो आपको इस तरह की सारी चीज समझाएंगे, हम करेंगे क्या।
यानी कि एक घर है, उसको दो लोगों ने मिलकर खरीदा है, उस बंदे ने भी और बैंक ने भी मिलकर खरीद लिया। लेकिन घर, मेरे बच्चे, दुनिया को नजर नजर आएगा ये किसका मालिक, इसका मालिक कौन है, मिस्टर ए। टैक्स वालों को भी यही लगेगा इसका मालिक कौन है, मिस्टर ए। देखिए मिस्टर ए ने वो पैसे खुद नहीं सारे इकट्ठे किए, उसने बैंक को भी साथ शराकतदार बनाया। अब टैक्स वाले जो अज्यूम कर लो, इन्होंने ये घर दे दिया मिस्टर बी को रेंट पे, और रेंट चार्ज कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए पर मंथ। टैक्स वाले पहुंचेंगे सिर्फ मिस्टर ए के पास। मिस्टर ए को कहेंगे चल ये जो 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, इसके ऊपर हमें क्या कर, हमें टैक्स पे कर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन कह रहा है कि सर ये जो घर है ना, ये हमने इश्तराक से खरीदा हुआ है, मैं भी हूं, बैंक भी है। और मैं क्या करता हूं, मैं हर महीने या हर साल बैंक से, ये उसके 100 हिस्से इसमें बैंक के हैं, 100 हिस्से मेरे हैं, मैं हर महीने या हर साल एक हिस्सा खरीदता हूं। हर साल तो नहीं, खैर हर महीने कर लो। एक हिस्सा खरीदता हूं, उसका मैं इतनी अमाउंट पे करता हूं, उसके बाद जो बाकी रह जाते हैं मैं उसका रेंट पे करता हूं, हर हिस्से के लिहाज से अज्यूम कर लो 1,000 रुपया हिस्सा अज्यूम कर लो। बाकी 99 हिस्से रह गए, मैंने एक हिस्सा खरीद लिया 99, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 99,000 पे कर रहा हूँ। फिर आहिस्ता अगले महीने मैं एक और हिस्सा खरीद लूंगा, फिर अगले हिस्से में 98,000 पे करूंगा, करते करते हिस्से खरीदता जाऊंगा, और रेंट भी मेरा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता मैं उनको पे कर दूंगा। तो बैंक को दो चीजें मिल जाती हैं, एक तो रेंट मिल जाता है उसका, साथ साथ उनकी जाहिर बात है मेरे बच्चे, साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस होती जाती है। वो खरीद रहे हैं, जाहिर बात है उसको, उनकी अमाउंट भी वापस होती जाएगी। क्या रखोगे इसकी, पर हिस्सा कितनी अमाउंट आती है वैसे? अगर आपने 2 करोड़ के 200 हिस्से किए हों, 1 लाख, 1 लाख रुपया मेरे बच्चे को क्या करेगा, 1 लाख में हिस्सा खरीदेगा, और साथ जब तक बाकी हिस्से यूज कर रहा है उसका रेंट पे करेगा। नहीं समझ आ रही मेरा? कोई दिक्कत नहीं, नाम भी हमने समझना ही नहीं इसको, सिर्फ आपको बताऊंगा क्योंकि लफ्ज बड़े औखे लिखे हुए हैं यहाँ पे। सिर्फ वो अल्फाज सिर्फ आपको समझाने हैं, आपने ये याद नहीं करना, कुछ नहीं करना। इस तरह के अरेंजमेंट में अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदे, उसमें शराकतदार कौन हो, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी वाले, और वो बंदा क्या कर रहा हो, उनको भी इस तरह की अमाउंट पे कर रहा हो। और साथ यही नहीं होता, वो कहेगा जब जैसे जैसे आप हिस्से खरीद रहे हो, हिस्से तो आप खरीदोगे जाके कई सालों में, और कई सालों में क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, जो वैल्यू एडिशन होगी उसकी भी आपने अमाउंट पे करनी है। इसके ऊपर जो रेंट पे कर रहा होगा इसमें, और जो वैल्यू एप्रिसिएशन के ऊपर वो अमाउंट फर्दर पे करेगा, ये सारी टैक्स वाले कहते हैं कि आप इस अमाउंट से लेस कर सकते हैं। याद रखोगे? तो इस तरह के, क्योंकि है तो उसका खर्चा ना, ना बैंक वाले हिस्सा डालते, ना ही इसको बेचारा ये घर खरीदता। कहते हैं इस तरह के अरेंजमेंट में अगरचे आप उस कंपनी को पे कर रहे हो, उसमें वैल्यू एप्रिसिएशन का भी पे कर रहे हो, और उसमें रेंट भी पे कर रहे हो उनको, जो आप हिस्से यूज कर रहे हैं, सादा अल्फाज में इंटरेस्ट की तरह का कह लो। तो वे ये अमाउंट क्या कर सकते हो, आप यहां से लेस कर सकते हो। पहले तो थोड़ा सा पढ़िएगा, दिक्कत होगी, लेकिन कह रहा कि वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन अक्वायर्ड, वो बंदा बेचारा, उसके पास पैसे नहीं थे, करोड़ था, 1 करोड़ उसने क्या कर लिया, हो सकता है सारी की सारी अमाउंट उससे ली हो। कहते आहिस्ता आहिस्ता हिस्से खरीदते जाना, जब तक हिस्से सारे खरीदे नहीं जाते उसका रेंट पे करते जाना, और वैल्यू अप्रिसिएशन का भी पे करना। ये मीजान बैंक ऐसे काम है। कह रहा वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन अक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, रेनोवेटेड, एक्सटेंडेड, आर रिकंस्ट्रक्टेड, यानी कि आप कुछ भी कर रहे हो ये काम, बाय द पर्सन विद कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द, अब देखो वो उधार नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हैं उसके एचबीएफसी के लिए, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कहता है ये ले पकड़, मैं तेरे साथ हिस्सेदार हूं। आर ए शेड्यूल बैंक अंडर ए स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग द रेंट, यानी कि ये आपस में तरीका करते हैं क्या, जो रेंट आएगा अज्यूम कर लो कि हम रेंट शेयरिंग करेंगे, चलो इस तरह रख लो उसको, ये क्या करने जा रहे हैं, रेंट शेयरिंग करने जा रहे हैं। बाय द कॉर्पोरेशन और बैंक द शेयर इन रेंट एंड शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन द वैल्यू। ये जो रेंट है ना मेरे बच्चे, वो उन हिस्सों का है जो ये हिस्से अभी इस्तेमाल कर रहा है खुद। एक हिस्सा खरीद लिया, 99 रहते थे, उसका रेंट पे करेगा। रेंट कितना है वैसे इस बिल्डिंग का, कितने में दिया है उसको, 1.5 लाख। तो डेढ़, अगर दो 1.5 लाख को 200 पे डिवाइड करो, तो रेंट कितना आएगा, एक हिस्से का रेंट कितना आएगा, 1.5 लाख को 200 पे डिवाइड करो, 750। तो 750 पर हिस्सा ये रेंट पे कर रहा है, ऐसा ऐसा खरीदता जाएगा, रेंट भी कम होता जाएगा उसका। जितने हिस्से ये बैंक वालों के यूज कर रहा है अभी, जो खरीदे नहीं इसने, उसका रेंट भी पे कर रहा है, और जो वैल्यू एप्रिसिएशन का पे करेगा, दो अल्फाज बस याद रखने हैं इस तरह। जो ये बंदा एचबीएफसी वालों का, जितने हिस्से उनके अभी उसने नहीं खरीदे, उनका रेंट पे कर रहा है, उनको रेंट पे से हिस्सा दे रहा है, रेंट पे कर रहा है। और दूसरा, अगर वैल्यू एप्रिसिएशन के नाम से वो कुछ अमाउंट पे कर रहा है उनको, कि जो कीमत बढ़ रही है, ये दोनों अमाउंट्स आपको लेस करने की इजाजत है। पूछता नहीं इस तरह की चीज, लेकिन लिखी तो है, और बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। बस आपने नाम याद रखना है कि अगर कोई बंदा कैपिटल, कोई बैंक या कोई हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी आपके साथ पैसा कंट्रीब्यूट करके कोई प्रॉपर्टी खरीदते, उसको रेंट पे दे देते, वो बिल्डिंग टैक्स वालों के नजदीक आप ही उसके मालिक हो।
लेकिन टैक्स वाले आप टैक्स वालों को कहेंगे सर मैं अकेला मालिक थोड़ी, मैं तो उनको हिस्सा दे रहा हूँ। कहते जो उनको हिस्सा दे रहे हो ना, इसके ऊपर रेंट, इसका जो रेंट पे कर रहे हो, जो हिस्से आप उनके यूज कर रहे हो, या जो वैल्यू अप्रिसिएशन पे कर रहे हो, आपका खर्चा हो रहा है ना इसके ऊपर, वो आप इस पे से लेस कर रहे हो। यार रखो, बस इतनी सी बात याद रखनी। आपसे मिलकर मैंने घर खरीद लिया है, आप बैंक हो, टैक्स वाले कहते हैं नाना साहब आपने टैक्स आपने पे करना। मैं कहता हूँ जो मैं इनको पे कर रहा हूँ, वो कहते हैं इनका लेस कर लो। बस ये काम करना है आप, क्या रखोगे? शेयरिंग टुवर्ड्स एप्रिसिएशन द वैल्यू प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग द रिटर्न ऑफ कैपिटल। देखो कैपिटल जो वापस कर रहे हो, वो कहता है वो नहीं, सिर्फ दो चीजें लेस करने की इजाजत है। जो हिस्से अभी आपने नहीं खरीदे थे उसका रेंट पे कर रहे हो, और जो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वो जो हमने कैपिटल अमाउंट भी साथ वापस कर रहे हैं पर हिस्सा, जैसे हमने निकाली थी अभी, 2 करोड़ को 200 पे डिवाइड किया था, कितना निकला था एक हिस्से का? 1 लाख। वो जो वापस कर रहे हो हर महीने, वो नहीं मेरे बच्चे, वो लेस करने की इजाजत। जो रेंट है, जो बाकी रह गए हिस्से, उसके ऊपर रेंट, और दूसरा क्या था बोला? वैल्यू अप्रिसिएशन, ये लेस करने की इजाजत है। फ्रॉम द प्रॉपर्टी पेड आर पेबल बाय द पर्सन टू द अफोरसाइड कॉर्पोरेशन, जो भी होगा, ये आप लेस करने की इजाजत है। अब दोबारा देखो मेरे बच्चे थोड़ा सा इसको। हमने कहा कि मिस्टर ए के घर के सामने कोई घर था, वो कहता था मैं इसको खरीद लूँ और रेंट पे दे दूँ, लेकिन उसके पास कुछ अमाउंट थी, कुछ नहीं थी। तो एक हाउस बिल्डिंग फाइनेंस बैंक या कोई कमर्शियल बैंक भी आ सकता है, ये जो आम बैंक है, उसने आके इसको कहा कि हम आपको पैसे दे देते हैं उधार नहीं, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मिलकर खरीद लेते हैं, जैसे कोई दोस्त कंट्रीब्यूट करता है, पार्टनरशिप के अंदर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, यही लफ्ज बोलते हैं। अब ये पार्टनर बनना है एक्चुअली वो बैंक इसके साथ। जब ये मिलकर वो खरीद लेंगे, टैक्स वालों के नजदीक मालिक कौन है? मिस्टर ए। अब जब इसने प्रॉपर्टी खरीद ली, अब मेरे बच्चे हमने क्या किया था, इसके इस टोटल प्रॉपर्टी के 200 हिस्से कर लिए। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1 करोड़ इसका था, 1 करोड़ उसका था। हमने जब 2 करोड़ के 200 हिस्से किए, तो एक हिस्से की कीमत कितनी आई? 1 करोड़। अब ये क्या करेगा? अब 100 हिस्से उस बिल्डिंग में बैंक वालों के हैं, जो कि अभी इसने नहीं खरीदे हुए। अब ये ऐसा ऐसा करके हर महीने या हर साल 1 लाख पे करता जाएगा, हिस्से खरीदता जाएगा ऐसा ऐसा। लेकिन मेरे से रौला ये है कि ये तो प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहा है एक्चुअली। लेकिन जो बाकी मेरे से हमने डिस्कस किया कि वो साथ साथ कुछ और भी हो कहेगा, एक हिस्सा तो तूने खरीद लिया, बाकी 99 पड़े उसका रेंट दे। तो रेंट जितना वो चार्ज कर रहा है उस लिहाज से हम 200 पे उस पर डिवाइड करके, रेंट भी 750, तो मल्टीप्लाई बाई 99, तो ऐसा ऐसा वो भी हम पे करेंगे। और साथ वो कहेगा ऐसा ऐसा कीमत भी बढ़ेगी, उसका भी पे कर। ये जो दो चीजें हैं प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा, रेंट और दूसरा एप्रिसिएशन वैल्यू, जो भी होगी वैल्यू एप्रिसिएशन कह लो माधव, वैल्यू एप्रिसिएशन हो रही है उस प्रॉपर्टी की, ये क्या करेगा? वो पे करेगा, ये लेस करने की इजाजत है माधव के साथ। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं था। छुड़वा के तो नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तो बताना। तो मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत आपको इसकी समझ आ गई। सिर्फ समझना है, याद नहीं करने बैठते ना इसको। ये ना हो कि माशाल्लाह कल सूरज आलू मुंह पीता हो, टिक्का मिला रहे हो, हैं, और याद भी कर रहे हैं। आप कुछ पूछना तो पूछ ले। मैं कह रहा हूँ कि सभी ये जो एप्रिसिएशन और जो रेंट अमाउंट दे रहे हैं वो लेस करेंगे जो हम उस बिल्डिंग को रेंट पे दे रहे हैं उससे ना। आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो अमाउंट देगा। हैं? वो जो रेंट हम वसूल कर रहे हैं, वो जो हम उनके हिस्से यूज कर रहे हैं, वो रेंट उन्हीं हिस्सों में डिवाइड, जैसे अभी मैंने कहा था 1.5 लाख रुपया रेंट है, हिस्से हमने बिल्डिंग के कितने के? 200। फिलहाल इसमें से 100 के आप मालिक हो, 100 के वो मालिक हैं। आप उनके अभी कोई हिस्सा नहीं खरीदा हुआ, तो इसका मतलब आप 100 हिस्सों का आप रेंट पे करोगे, और 750 एक हिस्से का रेंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपको हर महीने उनको पे कर रहे हो। ये खर्चा आप यहां से लेस कर सकते हैं, जो रेंट पे कर रहे हो। ले बेटा, इतना भी काफी है, यानी कि वो पॉइंट आ गया। बता दूं? बता दे, कड़क समझ आएगा। यही सोचा होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे को यहाँ पर टैक्स में, जिस तरह टीचर बता दे बस उतना करना, उससे ज्यादा ना सोचिए। डॉक्टर मिस्टर ए, इसको मेरे बच्चे पैसों की जरूरत पड़ गई, ये क्या बैंक है? इसने बच्चों की तालीम का पे करना है, इसने खुदा ना खासा जुआ खेला था उसके पैसे पे करने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर ए जब बैंक के पास गया, इसने पैसे मांगे, तो बैंक ने कहा कि सर हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। जिस तरह के आप नशे ही दिख रहे हो, हमें लग नहीं रहा, हमारा पैसा वापस करो, हमें क्या करो, सिक्योरिटी भी दो। तो मिस्टर ए ने कहा कि ये घर है मेरे पास, ये घर अगर मैं इसके कागज आपके पास रखवा दूं तो चलेगा काम? तो इसने क्या किया, इस घर के कागज बैंक के पास रखवा दिए, और इससे लोन ले लिया बैंक से। और ये घर उसने क्या किया, वो आगे मिस्टर सी को रेंट पे दिया। और इस घर के ऊपर उसने क्या किया हुआ है, कोई जिस मर्जी मकसद के लिए लोन लिया,
अब ये नहीं कि वो देखो पहले तो लोन लेता था घर के लिए ही, जिसको रेंट पे देना। अब आगे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसने वो लोन जिस मर्जी मकसद के लिए लिया, लेकिन उस घर के ऊपर इस तरह करके मॉर्गेज, इसको कहते हैं मॉर्गेज क्रिएट करना, जब आपने कागज बैंक के नाम पे रखवा दिए, या बैंक को वैसे ही लिख कर दे दिया हो कि कल अगर पैसे वापस नहीं कि ये घर आपका होगा, इसको कहते हैं चार्ज। उस घर के ऊपर आपने मॉर्गेज क्रिएट कर दिया हो बैंक की फेवर में, या चार्ज क्रिएट कर दिया हो। तो मेरे बच्चे याद रखना कि ये मॉर्गेज और चार्ज की मद में जो भी आप इस घर के ऊपर जो पे कर रहे होंगे, वो भी आपको रेंट में से लेस करने की इजाजत है, क्योंकि टैक्स वालों को पता है अगर ये पे नहीं करेगा तो बैंक वाले खुद ये घर ले जाएंगे। तो हमें क्या मिलना है फिर? कुछ भी नहीं। बेहतर यही है इसकी मदद करो। ये बेशर्मी तो इसने की है, लेकिन इसकी मदद करो। तो इस बेहतर यही है कि अगर इस तरह का मामला हो तो घर को रेंट पे दे दिया करो, और साथ कोई लोन भी ले लिया करो इस बैंक से। तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे, और चार्ज क्रिएट कर दो उसी घर के ऊपर, जो इंटरेस्ट पे करेंगे, सॉरी, हाँ, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से लेस कर दिया मौजे। लेकिन अल्लाह माफ करे, दूसरा रास्ता जहन्नम की तरफ ही जाना है। कहता है कि वेयर द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू मॉर्गेज आर चार्ज। अब देखो हम ये नहीं कह रहे कि वो उस प्रॉपर्टी के लिए ही आपने लोन लिया है, कहता नहीं, लोन पता नहीं आपने कौन सा लिया हो, लेकिन मॉर्गेज और चार्ज किस पे क्रिएट कर दिया? उस प्रॉपर्टी के। वेयर द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और अदर कैपिटल चार्ज, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड ऑन सच मॉर्गेज और चार्ज, वो भी लेस कर सकते हैं। याद रखोगे? याद रखोगे तो बेटा, अभी तक हमने जो डिडक्शंस पढ़ी हैं, हाउस रेंट अलाउंस बिल्डिंग के ऊपर, इंश्योरेंस बिल्डिंग के ऊपर, लोकल रेट टैक्स जो भी हैं, और बिल्डिंग नहीं है, जो भी हो बिल्डिंग के ऊपर। उसके बाद ग्राउंड रेंट अगर आप पे कर रहे हो, यानी कि आपने ग्राउंड रेंट पे लेकर उस पर बिल्डिंग बना के रेंट पे दी है, वो जो ग्राउंड रेंट पे कर रहे हो वो भी डिडक्शन के तौर पे अलाउ है। अगर आप उधार लेते हो, अच्छा, उधार के अंदर एक और चीज मैं भी आपको बता दूं, ये मैं पीछे जा रहा हूँ पिछले पॉइंट के ऊपर मेरे बच्चों, इस पॉइंट के ऊपर हुआ क्या। मिस्टर ए ने एक घर के लिए किसी बैंक से 1 करोड़ का उधार लिया, 1 करोड़ का उधार लिया, और मेरे बच्चे ये जो 1 करोड़ का उधार लिया मिस्टर ए ने, इसमें से 50 लाख रुपया उसने लगा दिया बिल्डिंग के ऊपर। ये बिल्डिंग बनाने के ऊपर लगा दी लिया, ये नहीं कि बैंक से उसने, अज्यूम कर लो उसने 1 करोड़ का उधार लिया बैंक से। लेकिन इसमें से क्या किया उसने? 50 लाख रुपया इस घर के ऊपर लगा दिया, इसको कंस्ट्रक्ट करना है, रेनोवेट करना है, जो भी अल्फाज है। और 50 लाख उसने बच्चों की तालीम पे लगा दिया या किसी जुए में लगा दिया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। घर की तरफ कितना पैसा गया? 50 लाख। और लोन कितना लिया हुआ? 1 करोड़ का। इस पे 12% इंटरेस्ट है। अब मेरे बच्चे इस साल की जो इंटरेस्ट बनेगी वो कितनी बनेगी इस करोड़ पे 12% के लिहाज से? 12 लाख रुपए, ऐसे ही मेरे बच्चे। लेकिन इस 12 लाख, ये जो 12 लाख इंटरेस्ट है, क्या वो सारी की सारी जो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इस घर को जो रेंट पे दिया हो उसमें से लेस होनी चाहिए? कहता ना ना, जितना लोन आपने लिया हो उस लोन में से जितना हिस्सा आप उस प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, बस उतना ही इंटरेस्ट लेस करने की इजाजत है, उतना ही उसका हिस्सा लेस करने की इजाजत होगी। चाहे उसके नाम पे आपने उधार लिया हो लेकिन उस पर लगाया ही नहीं आपने, तो जितना उस प्रॉपर्टी पे लगाया होगा उससे रेलेवेंट जो इंटरेस्ट बढ़ेगा वो आपको लेस करने की इजाजत है। याद रखोगे? ये बहुत दफा ये ट्रीटमेंट देता है वो मोस्टली, उधार लिया उसमें इतना सिर्फ उसने बिल्डिंग पे लगाया, तो उससे जो रेलिवेंट हिस्सा होगा सिर्फ वही लेस करेंगे। क्या रखोगे इस बात को? तो बेटा वापस आओ, ये मॉर्गेज और चार्ज का पता चल गया। कोई भी, यानी कि आपने उधार लिया कि उस बिल्डिंग के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट कर दिया, अब वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो ये भी लेस करने की इजाजत है। नहीं पे करोगे तो बिल्डिंग जाएगी, बेहतर ये कि ये भी लेस करने की इजाजत। लो बेटा, अब आ गया खू खाता। जितने नाम के मोस्टली, अभी एक आधा और खर्चा है जो नाम के लिहाज से वो बताएगा, एक दो रह गए बस। अब वो कहता है कि कुछ और भी खर्चे हैं जो पता नहीं आप किस किस तरह के कर रहे होंगे। अज्यूम कर लो कि बात का तो ना, ये बिल्डिंग मैंने रेंट पे दे रखी है, कई बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, और मैं सारा दिन यहाँ पे खपता हूँ, लोगों से रेंट कलेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये क्या खपत है? मैंने रेंट कलेक्ट करने के लिए आप जैसा कोई दलेर इंसान वो रख लिया है कि चलो भैया आप रेंट कलेक्ट किया कर, और मैं आपको पे कर रहा हूँ, तो ये भी तो मेरे बच्चे खर्चा हो रहा है ना मेरा। तो रेंट कलेक्शन, और हुआ क्या कि मैंने खाली आप जैसा दलेर नहीं रखा है, मैंने अपना कोई और रिश्तेदार भी साथ रख लिया, उसको 2 लाख रुपया पर मंथ देता हूँ रेंट कलेक्ट करने के लिए। और बाद में मैंने टैक्स वालों को दिखाया, देखें सर ये मैं रेंट कलेक्शन के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ, ये भी तो लेस करने की इजाजत होनी चाहिए। और वो घर ही जा रहा है, छोटे भाई को मैंने रख लिया इस काम के लिए, और पैसा घर ही जा रहा है, और उसे मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से लेस कर रहा हूँ और टैक्स वालों को धोखा दे रहा हूँ। याद रखोगे इस बात को?
तो यहाँ पे बड़ा मार्जिन था। यहाँ पे मोस्टली थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, अक्सर वो खुद ही बीच में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको पता है टैक्स बनाने वाले भी काफ़ी अक्लमंद होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह के खर्चे कर रहे होंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रेंट कलेक्शन के चार्जेस हैं, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव आप खर्चा कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी खर्चा किसी तरह का, तो कहता है कि होता है ना बात का, तो ये हमने वहां पे बाहर कोई सड़क पे कोई काम करवा दिया, उस घर के जो रास्ता गली जाती थी उसकी वो पाइपलाइन टूटे हुए थे, हमने वो सही करा दिए, फलाना करा दिया, जो मर्जी करे। ग्राउंड हमने रेंट पे देना था, वो लेवल नहीं था, हमने उसको लेवल करने के ऊपर खर्चा करा दिया ताकि हम ग्राउंड रेंट पे दे सकें। अब देखो ये खर्चा तो हो रहा है ना। तो इस तरह के अगर कहता है कि कोई भी खर्चे करवा, वो सारा खर्चा आपको लेस नहीं होगा जो आपकी रेंट चार्जेबल टैक्स होगा। कौन सी अमाउंट बोला? रेंट चार्जेबल टैक्स, जो किसी भी खर्चे को लेस करने से पहले की अमाउंट, यानी कि वो तीनों के तीनों, एक दो तीन इकट्ठे करके जो अमाउंट बनती होगी यहाँ पे, उसका आपने लेना है 4%। और जो एक्चुअल आपके ये खर्चे हुए हैं सारे फूक खाते वाले, एक्चुअल हुए हैं आपके 80,000 रुपए के, और जो 4% बना है वो बना है आपका 1,10,000, विच एवर इज लोअर, वो आप लेस कर। यानी कि यहाँ पे आपने क्या किया करना है, 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, सीधा खर्चा लेस नहीं होगा। कहता कर लो, अपने भाइयों को रखो, जिसको मर्जी रखो, लेकिन आपको खर्चा कितना लेस करने की इजाजत होगी? 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टैक्स और एक्चुअल, विच एवर इज लोअर। ठीक हो गया? अगर मान लो कि जो 4% है वो बना है 20,000 रुपये, एक्चुअल खर्च किया आपने 80,000 रुपये का, तो 20,000 लेस करने की इजाजत। ठीक हो गया ना? सहन है टैक्स वाले, देखो आपको फजूल लग रहे हैं। कहता है एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ द रेंट चार्जेबल टैक्स, ये वही है जिसके ऊपर हमने वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस लॉस लेस किया था। यानी कि वो तीनों अमाउंट्स इकट्ठी करके, अभी कोई खर्चा लेस नहीं करना उसमें से फिलहाल। ये 4% लेने के लिए उसमें से कोई खर्चा लेस नहीं करना। याद रखोगे इस बात को। बहुत सारा प्रोजेक्ट क्या? जो है हमारा मेंटेनेंस वो तो लहदा है ना, वो तो लहदा है, सत्यानाश है। इससे पहले हो गए तो तो यार ये हर खर्चा लहदा लहदा है। चलो जरा देखिएगा, बच्चा कंफ्यूज करिए। अज्यूम कर लो मेरे अच्छे, रेंट है आपका 1 मिलियन, फोरफिट डिपॉजिट है आपका 3 लाख रुपए का, नॉन एडजस्टेबल एडवांस होता कैसे है अभी हमने सीखा ही नहीं है मेरे बच्चों, वो है 50,000 रुपये। कितना बनाइए, इसको कहते हैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ये कितना बनाया आप लोगों ने? 13,50,000 रुपये। ये मेरे बच्चे हमारा आगे रेंट चार्जेबल टैक्स। अब जब हम इसमें से लेस करेंगे ना मेरे बच्चों, अब साथ में वो बताएगा कि इसने रेंट कलेक्शन के ऊपर जो खर्चा किया है वो किया है 60,000 रुपये, 5,000 पर मंथ किया वो, तो साल का कितना हो गया? 60,000 रुपये। अज्यूम करो ये बिल्डिंग थी मेरे बच्चों, मुझे बताएं सबसे पहले खर्चा कौन सा लेस करेंगे? 1/5 ऑफ ये वाली अमाउंट, 1/3 जो भी है, ये लेस कर दिया। इसके अलावा और कोई खर्चा था ही नहीं। तो फिर एक और खर्चा भी है, वो कौन सा है? 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टैक्स, यानी कि ये जो रेंट कलेक्शन वाला था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे बच्चे जो रेंट कलेक्शन है इसको कैसे वो करेंगे? 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टैक्स, फिर यही फिगर लेंगे। ये नहीं होगा कि ये लेस करने के बाद जो फिगर आएगी ये वाली यहाँ पे, वो ये यूज नहीं करनी है यहाँ पे। यहाँ पे भी रेंट चार्जेबल टैक्स ही लेना यार, लफ्ज लिखा तो है, रेंट चार्जेबल टैक्स का 4% लेना है। तो इसका 4% लो, लो तो 4% इसका 54,000, और एक्चुअल कितना खर्चा हुआ है, विच एवर इज लोअर, तो ये लेस कर याद रखोगे। और अगर अज्यूम कर लो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा हुआ 6 लाख रुपए, और जो 1/5 बना वो बना हमारा 7 लाख रुपया, क्या लेस करेंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं। हाँ, वहां पे जितना मर्जी हो आपको 1/5 लेस करने की इजाजत है, 1/5 लेस करना। लेकिन यहां पे 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टैक्स, और जो एक्चुअल हुआ होगा विच एवर इज लोअर, वो आपको लेस करने की इजाजत है। क्या रखोगे इस बात को? पक्की बात है ना? देखो कोई दिक्कत नहीं, कल वैसे ही खत्म हो जाएगा, स्कूल से पढ़ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल के इसमें, और ये चीजें हर एक चीज को साथ साथ अजबर करते जाओ, एक भी लफ्ज इससे बाहर आया ना, अल्लाह माफ करे आप गए। होता ही नहीं है सर। वापस आए काम की चीज पढ़ने लगे थोरेटिकली भी। पहले इसको रीड करो।
कह रहे एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ द रेंट चार्जेबल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द ईयर कंप्यूटेड बिफोर एनी डिडक्शन अलाउड, उसी तरह जैसा उसने मेंटेनेंस और लॉन्स की बात की थी। पेड आर पेबल बाय द पर्सन इन ईयर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइविंग रेंट चार्ज टैक्स, यानी कि अगर आपने उस प्रॉपर्टी पे कोई भी खर्चा किया है और वो खर्चा आपने उससे प्रॉपर्टी से रेंट कमाने के लिए किया हो, यानी कि मदद करेगा वो खर्चा आपका रेंट कमाने के लिए, वो खर्चा आप लेस करने की इजाजत है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन, यानी कि जो आपके दिमाग में कोई और आए वो भी टैक्स वाले ने बता दिया, इसमें एडमिन और कलेक्शन चार्जेस भी शामिल हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए आप किसी को पे कर रहे हो, होता ना कि बात का फलाने हम वो पे कर रहे हैं उसको, एक बंदा है वो मिस्ट्री है, वो लगातार आके बिल्डिंग को चेक करता रहता है, इंस्पेक्शन करता रहता है उसकी, कि कहीं खुदा ना खासा कोई कमी बेशी ना हो। तो हम भी बुलाते हैं इस बंदे को, हम इंस्पेक्शन करवाते हैं, बच्चों का मामला है भैया चेक कर लो कहीं खुदा ना खासा कोई मामला इस तरह का। वैसे हमारी बिल्डिंग ही होती थी, लेकिन वो सारा हमने वो किया होता ना, घर को कन्वर्ट किया होता कॉलेज, तो इसमें सारा कुछ तोड़ पन कर कर आके फिर उसको बुलाते हैं इंजीनियर को, उसको देखते हैं ये दीवार निकालेंगे तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, फिर वो उसके बाद वो दीवार निकालते हैं। ये सारे कमरे थे जब हम लोग आए थे, ये एक भूत बंगला था, तो यकीन करें ये 2 कमरे थे, तो उसको फिर सारा खत्म। ये पुरानी बिल्डिंग में ये खसूसियत होती है, इसके कमरे ना इस तरह हुआ करते थे जैसे एडजेसेंट है, तो बीच में से दीवार निकालो तो कमरे बड़ी आसानी से एक अच्छा क्लासरूम बन जाता है। तो नए जो घर है उसमें तो अजीबो सेंटर तो सीढ़ियां चल रही होते है, एडा का कमरा थे, एडा कमरा थे, कहाँ से जोड़ेंगे उसको, है तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। ये दोनों बिल्डिंग इसी तरह की अबंडेंट थी, ये दूसरी तो फिर भी काफी अर्सा पहले उन्होंने छोड़ दिया था वैसे रेंट पे, ऑफिस ऑफिस था कोई, ये तो पता नहीं कब की ये छोड़ी हुई थी। इसे तो अक्सर आपको आवाजें नहीं सुनी देती, नहीं सुनाई देती। चले वापस तो अगर नहीं सुनाई देती फिर मैं हूं। चले वापस आ जाओ। कह रहे कि एनी एक्सपेंडिचर पेड आर पेबल बाय द पर्सन द टैक्सियर फॉर लीगल सर्विसेज अक्वायर्ड टू डिफेंड द पर्सन। अच्छा ये उसको बहुत ही पसंद है ये टॉपिक, ये पॉइंट। वो पता क्या करता है, वो कहता है कि एज्यूम कर लो अब ये 2 पॉइंट हैं, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं पेपर में, और अक्सर मेरे बच्चे जब लड़ाई झगड़ा होता है तो पेपर आपसे लड़ झगड़ा होता है, ये 2 पॉइंट से कुछ आता है, और उस वक्त वो पॉइंट आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है, उसमें पता जीतता कौन है हमेशा, हाँ पेपर। तो होता क्या है, अब देखना जरा हुआ क्या। कहता है कि मिस्टर ए अपना घर रेंट पे दे रहा है। अब पहले लाइन पढ़ लो, पहले ये लाइन पढ़ो, एनी एक्सपेंडिचर पेड आर पेबल बाय द पर्सन इन द टैक्स ईयर ऑफ लीगल सर्विसेज फॉर लीगल सर्विसेज acquired to defend the person's title to the property or any suit concerned with the property in the court, यानी कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी तरह का कोई डिफेंड करने के लिए उस प्रॉपर्टी को। मैं ज्यादा बातें बताना नहीं, सारा मैंने पूछना है अभी कुछ आपसे, मैं बता दूंगा फिर तो आपको आप फौरन से सोच लोगे। समझ ली ना ये लाइन, ठीक हो गया। अब जरा देखना, वही सीनियर था चुप रहिएगा सर, अगर थोड़ा सा अगर आपको आइडिया, तुम जरा देखना, लड़ाई तो अभी करवा देना ताकि पेपर में ना लड़ाएंगे, लड़ाई तो होगी लेकिन जीत जाएंगे इंशाल्लाह। अब होगा क्या मेरे बच्चों, मिस्टर ए ये इसका घर है, ये मिस्टर ए मिस्टर बी को ये घर रेंट पे देना चाह रहा है। अब जब ये घर का एग्रीमेंट हो रहा था मेरे बच्चों, इन्होंने साथ किसी वकील की मदद भी ली, वकील को भी बनाया रेंट एग्रीमेंट सारा प्रोसेस करने के लिए, और वकील को इन्होंने पे किया है 10,000 रुपये। जब ये रेंट एग्रीमेंट हुआ है उसके लिए वकील को भी पे किया, कितना पे किया इन्होंने, 10,000 रुपये। अब बताओ ये खर्चा लेस करने की इजाजत है कि नहीं, क्यों नहीं लेस करने की इजाजत, ये लेस हो गया ना ये खर्चा, नहीं होगा क्या, ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं। पर्सन टाइटल प्रॉपर्टी डिफेंड टाइटल उसकी ओनरशिप वो डिफेंड थोड़ी ना करता। हाँ ये अच्छी बात है कि देखो अगर वो बंदा कोई बंदा उस घर के ऊपर कब्जा कर ले, और आप उस कब्जे को छुड़वाने के लिए जो खर्चा करते हो, जो वकील को पे करते हो, या कोई और इस तरह का कोई मामला कोई दावेदार निकल आए, उस घर के टाइटल को डिफेंड करने के लिए जो खर्चा करते हो वो लेस करने की इजाजत है। इसमें ये 10,000 लेस करने की इजाजत नहीं, तो शैया ये यहाँ पे लेस हद होगी। मैंने कहा कि मैंने पहले ये भी पूछा था ये लेस हो गई नहीं, तूने कहा नहीं। आप वहां पे बकवास करते ना कि सर यहाँ पे लेस नहीं होगा वहां पे लेस होगा। अभी हमने एक चीज ऊपर पढ़ी थी ना मेरे बच्चों, उस प्रॉपर्टी से, ओए निशयो, उस प्रॉपर्टी से अच्छा मैं ना आज जब जाता हूँ फिर बैठा होता हूँ काम कर रहा होता हूँ, मैं अक्सर सोचता हूँ आज मैंने कहाँ कहाँ पे लफ्ज नशे बोला।
पछताता भी हूँ मैं सारा दिन, नहीं यार कल से नहीं बोलूंगा। अगर नशा ही होते तो मैं आप एंटर ही ना नहीं यार, इतने कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे नशे ही आते हैं यहाँ पे। चले वापस आ, ऊपर की लाइनें तो पढ़ो मेरे बच्चों। उसने क्या कहा था, कहता कि एनी खर्चा, कोई भी उस बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी खर्चा आपने पे किया हो, एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ द रेंट, जो भी है, डिडक्शन और पेड आर पेबल बाय द पर्सन इन द होली एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइविंग रेंट चालू टैक्स। ये जो आप रेंट का एग्रीमेंट कर रहे हो, ये रेंट का एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाने के लिए बीच में वकील भी बिठा रखा है आपने। भैया वो रेंट चालू टैक्स कमाने के लिए सारा कुछ कर रहे हो ना। बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये वहां पे जाएगा ना मेरे बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा उसमें। ये 10,000 जो इस वकील को पे कर रहे हैं, तो फिर 4% से कंपेयर करेंगे इसको। नहीं समझ आई मेरे बच्चों को? देखो ये सारी चीजें हैं जो आई कैप जिस तरह से पूछता है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना के आपको पेश कर रहा है, ये सारी बातें मोस्टली वो हैं जो आई कैप ने पूछी हुई है। तो मैं वहां से वो चीजें बजाय कि आई कैप जो सोच रहा है, हम यहीं से क्लास से डिस्कस करके वहां पे पहुंचे ना, तो मैं कहूंगी ये देखो हुआ कि अब बताओ, हम यहीं पे ठक करके सवाल करेंगे। नहीं समझ आई मेरा ख्याल? ये तो पता चल जाएगा। और अगर मेरे बच्चे को कर लो मिस्टर ए ये उसका घर है, और मिस्टर बी उस पर कहता है कि ये तो मेरा घर है, उसका बड़ा भाई हो सकता है ना, मोहल्ले का कोई और नशेई चौधरी हो सकता है। हाँ, कब्जा ग्रुप। बिल्कुल। तो ये मेरे बच्चे ये कह रहे हैं ये घर तो मेरा है, वो कहता नहीं मेरा है, वो कहता ठीक है, दो बंदे बैठे हैं, खा गए वहां। तो अब मेरे बच्चे ये डिफेंड करेंगे ना बेचारा, वकीलों की मदद लेगा उधर। अब ये नहीं कि खुदा ना खासा इसने मान लो कि इसने 2 बदमाश ले आए, उसको 2 लाख रुपया पे किया। अब ये बताओ कि लड़ाई झगड़े वाले पैसे लेस करने की इजाजत नहीं है। कौन सा खर्चा लेस करना है? लीगल सर्विस। वो कहेंगे उन्होंने बदमाश ऐसी वैसे बोधी बदमाश वो बुला लिया है, उसके ऊपर हमने इतना खर्चा किया, लेस करने की इजाजत, उसने कब्जा छुड़वा दिया, लेस करने की इजाजत है? ना ना, ये खर्चा लेस करने की इजाजत नहीं है। होता है ना कोई फनी सा बना एग्जामिनर बैठा हुआ, हो सकता है इस तरह की चीज ऐड करते, पता है उसका, ये कोई लीगल सब्सिडी तो नहीं जो बदमाश को आपने पे की है। चले ले बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, आखिरी पॉइंट आज का, और बड़ा बढ़िया। कह रहा है देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट एनी अनपेड रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज इनरिकवरेबल एंड अलाउंस इक्वल टू द अनपेड रेंट वेयर। अब पहले कहानी समझ लो, पढ़ें तो फिर समझ भी आ जाए। वैसे तो कहानी के बाद भी समझ नहीं आती, ऐसे माशाल्लाह शहजादे बच्चे के बाद मुझे देख होता है कि सर को भी समझ आई है कि नहीं। बेटा देखिएगा मिस्टर ए, क्योंकि सर ने कहानी तो सुनाई है, कंफ्यूज तो सर भी नजर आ रहे हैं कहानी में। ये बेटा मैं अल्फाज ढूंढ रहा होता हूँ कि बच्चों को और कैसे बताऊं, इससे नीचे मैं कहाँ तक गिर सकता हूँ इस मामले को समझाने के लिए। लोअर लेवल के ऊपर कहता है, कहता है टीचर लोअर लेवल पर नहीं है, तो लोअर लेवल आना ही पड़ता है, गिरेंगे नीचे आएंगे तो लोअर लेवल होगा। हाँ, वो कहता है टीचर बच्चे के लेवल पे आके पढ़ाता नहीं है, मतलब टीचर का लेवल भी हाई है ना, वो गिरेगा तो आपके लेवल पे आएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? आप लोग जब ये कह रहे होते हो, ये बकवास करते हो कि टीचर हमारे लेवल पे नहीं आ रहा, तो आपको पता है कि आप उस वक्त क्या तवक्को कर रहे होते हो कि टीचर खुदा ना खासा गिरे अपनी पोजीशन से, या तो फिर आपकी पोजीशन हाई होती है उस वक्त, तो फिर नहीं नहीं, पोजीशन तो है आप लोगों की। चलो वापस आओ मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ। नहीं वो मैं अपने तरीके से, अभी अभी शुरुआत है ना, जब पता हो गया ना थोड़े दिन रहेंगे, फिर ठका ठक ठका फिर कोई गल ही नहीं होनी। तो सवाल, सारा अगर पुलिस को ही रिश्वत देते हैं गार्ड निशैया वो लीगल सर्विसेज वो भी कवर नहीं होंगे उसमें, वो भी उसमें कवर नहीं। नहीं आज आज वापस, अब इतना ना सोचो यार मेरे बच्चे, अल्लाह फिर ये तो पता है। मिस्टर अच्छा डिस्कस करने लगे थे, मिस्टर ए ने अपना घर दे दिया मिस्टर बी को रेंट पे, और ये रेंट है मेरे बच्चे सादा रख लेते हैं 1 लाख रुपया पर मंथ, और ये घर मिस्टर ए ने उसको दिया 1 जुलाई 2025 को। अब हुआ क्या कि मेरे बच्चे जब साल खत्म हुआ तो मिस्टर बी को मिस्टर ए ने जो रेंट पे किया था वो 9 महीने का, मतलब जुलाई से लेकर जाओ 9 महीने कहाँ तक बनेंगे, 10 महीने कर लो, कहाँ तक जाएंगे? मार्च मार्च का रेंट अप्रैल में मिलेगा, फिर मई जून आ गया, ठीक हो गया। मार्च तक का रेंट तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पे करता रहा, यानी कि रेंट कितना मिला उसको, 10 लाख रुपए, ऐसे ही ना? तो
10 महीनों का मैंने बोला है ना, मार्च खत्म हुआ, मार्च तक का रेंट मिल गया ना। अच्छा सॉरी, अप्रैल तक का रेंट मिल गया भाई, अप्रैल तक का रेंट मिल गया उसको, लेकिन मई और जून का रेंट नहीं मिला। या हो सकता है पहले 2 महीनों का भी पेंडिंग हो, बाकियों का दे दिया हो, जो भी हो, मई और जून का रेंट नहीं मिला उसको, साल खत्म हो गया मेरे बच्चों। जब साल एंड हुआ मुझे बताओ मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी बनेगी, और कुछ नहीं है डिटेल, इतने का बताओ। कैसे कैलकुलेट किया आपने? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, 12 लाख रुपया। ये 2 महीने का जो मिला ही नहीं, इसका क्या करना है आपने? ये accrual पे। क्योंकि एक्रूअल बेस पे मिल जाएगा कभी उसको। लेकिन मेरे बच्चे हुआ क्या कि जब ये साल खत्म हुआ, मिस्टर ए को लग रहा है कि भैया ये जो 2 महीने का रेंट मुझे नहीं ना मिला, ये मिलना भी नहीं। अगले साल में उसको क्या लगा जाके, अगले साल में ये हम अगे ये टैक्स ईयर 2026 साल, 1 जुलाई से शुरू हुआ ना, ये टैक्स ईयर 2026 साल। अच्छा टैक्स ईयर 2027 में जब मिस्टर ए ने ये घर अज्यूम कर लो मिस्टर बी से छुड़वा के किसी और को रेंट पे दे दिया हो, अच्छा वहां पे वो कह रहा है कि अब यहाँ पे उसको दिक्कत ये हुई, उसने टैक्स वालों से बात की कि सर पिछले साल में मैंने आपको जो इनकम शो की थी वो की थी 12 लाख रुपए, लेकिन सर 2 लाख रुपया तो मुझे 2 लाख का 2 महीनों का रेंट तो मुझे मिला ही नहीं, और वो मुझे मिलना भी नहीं। तो सर जुल्म नहीं कर दिया आपने, मुझसे ऐसे रेंट के ऊपर टैक्स ले गए हो जो मुझे कभी मिला भी नहीं और मिलना भी नहीं, ये तो जुल्म है ना सर। टैक्स वाले कहते हैं अगर तो पक्का सबूत है, क्या है, पक्का सबूत है कि वो पैसा नहीं मिलना, तो हम भी जुल्म नहीं करते। इस साल का जो टैक्स है 2007 का या 8 का जो भी है, जो टैक्स बनता यानी कि वो बनती होगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसमें से जहां पे बाकी चीजें लेस कर रहे होंगे, इस 2 महीने का खर्चा, वो जो 2 महीने का रेंट जो आपको नहीं मिलना, वो 2 लाख रुपया अगले साल की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से लेस कर दें। दोबारा जरा हुआ क्या, पिछले साल में टैक्स ईयर 2026 के अंदर मिस्टर ए को 12 में से 10 महीनों का रेंट मिला, 2 महीनों का मिला ही नहीं। जब टैक्स ईयर 2027 आया, उसने मिस्टर बी से घर छड़वा के उसने सी को रेंट पे दे दिया। ये घर किसको रेंट पे दे दिया? सी को, 1 लाख रुपया पर मंथ के लिहाज से। अब जब अगला साल टैक्स ईयर 2027 एंड हुआ, तो वहां पे मिस्टर जो ए है, उसने जब अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट की, कोई भी उसकी फिगर निकली, उसने ये रेंट आर्डर टैक्स निकला। अब जब वो लेस करेगा कुछ चीजें जहां पे बाकी सारा लेस कर रहा होगा, वहां पे टैक्स वालों को ये बता रहा है कि सर मुझे वो जो पिछले 2 महीनों का रेंट था पिछले साल का, वो तो मिला भी नहीं और मिलना भी नहीं, पक्का सबूत है सर उसका नहीं मिलना उसको। तो टैक्स वाले वहां पे फिर उससे कुछ चीजें पूछेंगे। अगर तो वो चीजें पूछेगा उनसे, टैक्स वाले उनसे पूछेंगे मिस्टर ए से, अगर तो उसने वो जवाब दे दिया जो हमारी किताब के अंदर है, फिर टैक्स वाले समझ जाएंगे पक्की बात है इसको वो रेंट फिलहाल नहीं मिला और मिलने के चांसेस भी नहीं। तो फिर टैक्स वाले क्या करेंगे, जुर्म नहीं करेंगे, वो पिछले जो 2 महीनों का रेंट जो उन्होंने इनकम में ऐड कर दिया था, फिर अगले साल में वो 2 महीनों का रेंट क्या कर देंगे, 2 लाख रुपया उसको लेस करने की इजाजत है, डिडक्शन के तौर पर। वो रेंट जो कभी आपको मिला ही नहीं, लेकिन आपके पिछले सालों की इनकम में ऐड हो चुका था, अगर आपके पास सबूत है इस बात का कि वो रेंट मिलना भी नहीं, तो फिर अगले साल में किसी में भी जाके आप क्या कर लो, उसको डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर लो। याद रखोगे? लेकिन अगली दिक्कत भी दिमाग में रखो, ये पैसा किसने मारा हुआ, मिस्टर बी ने या सी ने? बी ने, वही रेंडर। उसके बाद वो गायब हो गया कहीं, जो भी है। उसके बाद हो सकता है कभी वो हज करके आया, उसने कहा कि देख मैंने किस लोगों के बड़े कितने कितने पैसे मारे हुए। उसने टैक्स ईयर 2030 में जाके ना, उसका जमीन जागा, उसने लाके वो 2 लाख रुपए मिस्टर ए को पे कर दी। जिस साल में कभी वो बंदा फिर दोबारा टैक्स पे कर दे, जिसको डिडक्शन के तौर पे लॉक कर दिया गया था, उस साल में जिसमें वो दोबारा पैसा मिलेगा, हम उस साल की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में दोबारा ऐड कर दें। असूल है ना, असूल है। यानी कि अगर मैं आपको ये घर रेंट पे देता हूं और आप 6 महीने का रेंट देते हो, 6 महीने का मार लेते हो, और मुझे पक्का यकीन है कि आपने देने भी कौन है, तो अगले सालों में जाके मैं क्या कर सकता हूँ, टैक्स वालों को सबूत दे दूंगा रिक्वायरमेंट, तो वो डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर लूंगा। फिर कुछ अर्से बाद आपने क्वालिफाई कर लिया, आपने कहा देखो जुल्म किया हमने, सर के साथ रेंट नहीं दिया, आपने आके रेंट दे दिया, तो जिस साल में आपसे वो रेंट दोबारा वापस मिलेगा, उस साल की ही इनकम में उसको दोबारा ऐड कर दिया जाएगा। याद रखोगे? अब जरा ये थ्योरेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस 2-4 मिनट ये पॉइंट पढ़ लेंगे, ये क्योंकि डिडक्शन खत्म हो गया, बस यही वही पढ़ने में, बस इसको देख लेंगे। कह रहा कि वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड, यानी कि बड़े रीजनेबल, कोई भी इंसान वो बातें सुनेगा तो कहेगा वाकई ये बात सही कह रहे हैं, अभी पैसे नहीं मिलेंगे। रीजनेबल ग्राउंड हो, सच्ची बातें हो या कन्विंसिंग बातें हो, फॉर बिलीविंग दैट एनी अनपेड रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज इनरिकवरेबल,
कि सर वो जो साल का हिसाब का दिया था उस साल का, उसमें से रेंट तो मैंने पूरे साल का आपको दिखा दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला था और वो मिलना भी नहीं। तो फिर एन अलाउंस इक्वल टू द अनपेड रेंट, 2 महीनों का था ना वो, 2 लाख रुपए। तो जितना वो रेंट आपको नहीं मिला और ना मिलना है उसके बराबर की अमाउंट, अलाउंस का मतलब क्या है, अमाउंट, इक्वल अमाउंट क्या कर देंगे आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ कर दी जाएगी। लेकिन अगली बात, उसके लिए टैक्स वालों के सामने ये कंडीशन पूरी करनी है आपने। सबसे पहले कहेंगे द टेनेंसी वाज बोनाफाइड, कि आपने जो उसके साथ ये रेंट का एग्रीमेंट किया था ईमानदारी के साथ चेक करके दिया था कि ये बंदा पैसे नहीं मारेगा, और इस नियत से नहीं आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तू पैसे मार के निकल जाना, क्योंकि मैं डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर लूंगा। आपने किसी रिश्तेदार को दे दिया हो, उसको कहा कि 6 महीने का रेंट दे देना, 6 महीने का तू गायब हो जाना, और मैं क्या कर लूंगा, डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर लूंगा। आपका तो इरादा शुरू से ही गलत था, बदनीयती की बेस पे आपने वो रेंट का एग्रीमेंट किया था। तो सबसे पहले साबित करना टेनेंसी वाज बोनाफाइड, वो जो रेंट का एग्रीमेंट था किराए का, वो क्या होना चाहिए, वो ईमानदारी से किया था। शुरू में आपको कोई इस तरह का शक व शुबा नहीं था और ना ही कुछ तय हुआ था। और द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, और ये ना हो वो पिछले साल जो रेंट नहीं आपको मिला था 2 महीने का, तो इस साल में आप क्लेम कर रहे हैं। तो टैक्स वाले पूछे तो वो बंदा नहीं मिला, कहता बंदा क्या मिला, क्या मतलब मिला, कहता वो अभी भी इसी बिल्डिंग में रहता है, अभी तो रेंट दे रहा, पिछले साल का उसने 2 महीनों का नहीं दिया। वो चपेड़े मारेंगे इसको कि नशे तूने अभी तक घर खाली क्यों नहीं कराया उससे, तो इससे मतलब तो बकवास कर रहा है। तो अब अगली कंडीशन क्या है, आप उस बंदे से घर खाली करवा चुके हैं। देखो अगर आपने रेंट क्लेम करना है ना उसका, जो उसने पे नहीं किया, तो वो बंदा उस घर में बैठा नहीं होना चाहिए, वो बंदा उस घर खाली कर चुका हो, और नहीं कर रहा तो खाली करवा चुका हो आप करवा, याद रखोगे इसको। आर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द रेंट, कहता है सर कैसे खाली कराऊं, और एडे एडे बड़े कुत्ते बन रखे ने उधर, बंदूक वाले बंदे बाहर बैठा रखे हैं। कैसे खाली कराऊं, कहता मजबूरी तो है। कहता चल तू वैसे नहीं खाली करवा सका, कोई केस शेस किया तूने, कहता नहीं नहीं, लेकिन मैं फलाने मजार पे जाके डेली दुआएं मांगता हूँ। कहता लेवल हो गया तेरा, तूने बहुत बंदोबस्त किया। तो याद रखना, कहता कि अगर या तो देखो पहले तो टेंडेंसी एग्रीमेंट बोनाफाइड था, दूसरा आप उसे घर खाली करवा चुके हैं। अगर खाली नहीं भी किया उसने, कब्जा करके बैठा हुआ है, आपने कुछ स्टेप्स लिए हों उसको घर को खाली करवाने के लिए, कहता सर स्टेप्स तो लिए थे, वो भतीजे की शादी थी, थोड़ा सा मैं नाचा था उसको। कहता नशैया है, स्टेप होना है, स्टेप नहीं होते। हाँ प्रॉपर, यानी कि इकदाम किए हों to compel the tenant to vacate the property and the defaulting tenant is not in occupation of any। अच्छा देखो, वो घर तो उसने खाली करवा लिया उससे, लेकिन इसके एक और भी दुकान है जो घर है, वो दुकान या घर अभी भी उसी बंदे के पास है जिसने इसका रेंट मारा था और जिस रेंट को डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर रहा है। इसकी कोई और प्रॉपर्टी, ये खाली करवा ली इसने टैक्स वालों को दिखाने के लिए, कोई और प्रॉपर्टी अभी भी उस बंदे के पास ही रेंट पे, तो फिर टैक्स वाले इसको चपेड़े मारेंगे, कहता सारी प्रॉपर्टी खाली करवानी थी उससे अगर आपने रेंट को क्लेम करना डिडक्शन के तौर पे। ये कंडीशन मेरे से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो पढ़ रहे हो ये थ्योरेटिकली पूछता है कि अगर कोई पिछला रेंट आपको ना मिला हो डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हो, उसकी कंडीशन बताओ। रेंट टेनेंसी एग्रीमेंट बोनाफाइड होना चाहिए, खाली करवा चुके हो घर, नहीं तो खाली करवाने के इकदाम कर चुके हो, और उसके बाद द पर्सन हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग, और आपने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी कोई बंदोबस्त किया, ये ना हो कि सिर्फ दुआएं और बदवाएं दे रहे हो उसको। of the unpaid rent or has reasonable ground to believe that the legal proceeding would be unusual, या कम से कम आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड्स हो, आपको लग रहा है कि सर केस करने का फायदा ही कौन, ये पैसे मिलने नहीं मुझे। अब ये कैसे हो सकता है, अज्यूम कर लो वो बंदा वैसे इंसॉल्वेंट हो गया, आप कहेंगे सर कैसे केस करूं, वो तो बंदा इंसॉल्वेंट है, कोर्ट ने डिक्लेयर किया उसको, उसके पास है ही कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं मिलना। तो आप जारी बात है, जब एक बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया हो तो उसके पास तो कुछ भी नहीं होता, तो फायदे को नहीं सर केस करने का। तो ये रीजनेबल ग्राउंड हो उसको केस ना करने के, याद रखोगे इस बात को। एंड द अनपेड रेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन द इनकम, अच्छा उसने पिछले जो जिस साल का वो 2 महीने का रेंट क्लेम कर रहा है ना डिडक्शन के तौर पे, इस नशेई ने उस साल में 12 महीने का रेंट दिखाया नहीं था, दिखाया 10 महीने का, उन 2 महीनों का रेंट इसने इनकम में शामिल ही नहीं किया था, इसने छुपा लिया था, इनकम में दिखाया नहीं लेकिन डिडक्शन क्लेम करने पहुंच गए। तो कहता है कि वही डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो जो कभी आपने उस इनकम में दिखाई भी हो। नहीं ना समझ आ रही बात? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द ये टैक्स ईयर इन विच रेंट वाज ड्यू एंड टैक्स हैज बीन ड्यूली पेड ऑन द सच इनकम, यानी कि आपने वो जो टैक्स पैसा नहीं मिला आपको रेंट रेंट का, आपने उसको इनकम का हिस्सा भी बनाया था और उसके ऊपर टैक्स भी पे किया, तो फिर आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम करना। लेकिन अगर आपको नहीं मिला था, आपने उस साल में 10 महीनों की इनकम हमें दिखाई थी, उसके ऊपर ही टैक्स पे किया था, वो 2 महीने आपने शामिल ही नहीं किए थे, तो फिर अगले सालों में जाके आप डिडक्शन क्यों क्लेम कर रहे हो उसके?
याद रखोगे? या तो उन 2 महीनों की इनकम भी आपने हिस्सा बनाया था और उसके ऊपर आपने प्रॉपर हमें टैक्स दिया था, तो आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों। ये अगली जनरल बातें हैं, ये इंशाल्लाह कल करेंगे। कल 10-15 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। यही है बस, इसके आगे छोटा सा, और बाकी इंशाल्लाह हम पास पेपर करेंगे कल जितने हो सके। अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों कि अच्छे तरीके से इन सबको याद करके आना, अच्छे तरीके से। फिलहाल आज आपका टेस्ट भी है। जनरल बातें बस जो आपने पढ़ी हैं वो, ना कोई एप्लीकेशन नहीं, बस ये है कि चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज हो जाएंगी आप। तो एमसीक्यूज हैं, आप उसको लाजमी अटेम्प्ट करना है मेरे बच्चों। कोई सवाल हुआ करे तो लाजमी डिस्कस कर लेना मेरे बच्चे, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। शाबाश, ये हिम्मत करके आते रहना मेरे बच्चों। देखो 31 जनवरी को सिलेबस खत्म, 1.5 महीना है, Yes. या कोई 5-7-4 दिन लग भी जाएंगे फरवरी के, कोई दिक्कत नहीं। तो 1.5 महीने में अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो मेरे बच्चे इतने दिन तो बंदा आ ही जाता है ना, 40-45 दिन। ये कौन सा कोई 5-6 महीने के 2-2 घंटे की क्लासेस हैं, तो मेरा ख्याल है हिम्मत करके कर लेना इसको।